स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, थर्ड क्लास। माइक को अनेबल मैंने कर दिया है। प्लीज मुझे बताइए आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है प्लीज बताइए मुझे। ज्योति, काजल, आंचल और बाकी जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ओके, क्लियर है। लास्ट क्लास का डिस्कस जो हमने किया था वो आपने सबने रिवाइज कर लिया प्रॉपरली? आई होप आप रिवीजन प्रॉपरली कर रहे होगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी क्लास हो, चाहे आपकी इनकम टैक्स की क्लास हो, जीएसटी की क्लास हो, चाहे अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, कोई भी क्लास हो, आपकी बिना रिवीजन के यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता। तो रिवीजन आप प्रॉपरली कर रहे हो? कितने लोगों ने नोट्स बनाने की कोशिश की है? नोट्स बनाने की कोशिश की है आप लोगों ने? जो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स ट्राई करने हैं बनाने, और बहुत सिंपल है। जीएसटी ज्योति झा कह रही है बनाने की कोशिश की है। ज्योति अपने नोट्स शेयर करेंगे आप मेरे साथ? कैन यू शेयर योर नोट्स राइट नाउ? मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो आप मुझे अभी? मैं आई वांट टू सी, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो अभी आप? क्लास अभी शुरू होने में 5 मिनट है अभी। मैं आपको अपना ईमेल आईडी देता हूँ, आप मुझे इन नोट्स अगर शेयर कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मैं आपको। अगर अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो बाद में आप मुझे अपने नोट शेयर कर देना। माई कॉन्टेक्ट नंबर फॉर एनी क्वेरी ऑल्सो। सब मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कोई आपको क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कॉल भी आप कर सकते हो। तो जिन लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया है, नोट्स बनाए हैं, प्लीज मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। कोई नोट्स बनाने में आप गलती तो नहीं कर रहे हो? तो प्लीज शेयर योर नोट्स। ज्योति, आप मुझे नोट्स अभी शेयर कर सकते हो सो दैट आई कैन शो टू द होल क्लास? क्या आपके लिए पॉसिबल है अभी? आंचल, ज्योति, काजल, कोई भी, मयूर, और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, प्रीथल, जिन्होंने अभी तक नोट्स बनाने का कोशिश की है, कोई भी मुझे क्या नोट्स शेयर कर सकता है ताकि मैं क्लास को दिखा सकूं और आपको मोटिवेशन मिले कि आपको भी हैंड रिटन नोट्स की प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। मैं जस्ट वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा? प्लीज रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करने में कोई शर्म नहीं है। डोंट थिंक कि मैं कोई टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप बिंदास जो आपको बोलना है बोलिए, कोई इशू नहीं है। मैं किसी चीज को जज नहीं करता हूँ, चाहे किसी के नोट्स बने हो या ना बने हो। मुझे पता है कि आपकी इनकम टैक्स क्लासेस भी चल रही हैं और क्लासेस भी चल रही होंगी। तो आप अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो आप बताइए, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसको कर सकते हैं। अभी नहीं बनाए हैं, आंचल ने नहीं बनाए हैं। और बाकी स्टूडेंट्स ने बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो चैट पे नहीं बनाए, पीथल ने नहीं बनाए हैं। चलो जी, पीथल ने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो और कोई स्टूडेंट जो जिसने नोट्स बनाए हो? चलो लास्ट क्लास का डिस्कस करते हैं। मैं पूछूंगा आपसे, आपको बताना है लास्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने, पिछले 2 क्लासेस में हमने जीएसटी के इंट्रोडक्शन में कुछ बातें करी, और उसमें जो हमारे कोर्स का जो रेलेवेंट पार्ट है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी, उसके आर्टिकल्स के बारे में बात करी, गवर्नमेंट के बारे में बात करी हमने, और जीएसटी एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर के बारे में बात करी हमने लास्ट क्लासेस के अंदर। उसके अलावा हमने कुछ आर्टिकल पढ़े और हमने देखा जीएसटी की जगह कैसे हमने आर्टिकल 246 में बनाई, 246 ए में हमने जगह बनाई उसकी। और कुछ आर्टिकल हमने और पढ़े, 269, 279 आज पढ़ेंगे। तो कुछ आर्टिकल हम आज भी डिस्कस करेंगे। जो बैलेंस पार्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसको हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा ब्रांचेस ऑफ लॉ के बारे में समझा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ इन इंडिया। उसके बाद आता है एक्ट, एक्ट के बाद रूल्स, रूल्स के बाद नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड ऑर्डर्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है लॉ का। इंडिया में स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन है उसको मैंने आपको समझाया था। उसके बारे में बताया था कि आर्टिकल होते हैं, शेड्यूल होते हैं, सेक्शन होते हैं। कुछ बातें और कर लेते हैं।
हमारे संविधान में जो होता है वो हमारे संविधान में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं, एक्ट में सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, रूल्स के अंदर रूल्स होते हैं, सब रूल होते हैं, सब रूल होते हैं, और नोटिफिकेशन होती है अमेंड द लॉ टू चेंज द रेट्स, सर्कुलर होते हैं टू क्लैरिफाई द लॉ, और ऑर्डर होते हैं टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ लॉ। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। आगे चलते हैं, कुछ बातें हम और कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम कर लेते हैं। एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 279 ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल एक सभी स्टेट्स को मिला के, सभी स्टेट्स को मिला के एक काउंसिल बनाई गई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनाई गई। इस काउंसिल का काम होता है जीएसटी के बड़े बड़े डिसीजन लेना। जीएसटी में कोई भी काम होता है तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि भाई ये जो लॉ है इसको चेंज क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारा काम जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होती है। आज की डेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन। और उसके अलावा कुछ और भी मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है इस जीएसटी काउंसिल में, जो कि वोटिंग करता है और वोटिंग करके कोई निर्णय को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शुगर का रेट 0% से 5% करना है या 5% से 18% करना है, तो मुझे ये प्रस्ताव रखा गया चेयरमैन के सामने। चेयरमैन बोलेगा जी कौन कौन एग्री हो रहे हैं इस बात से कि हमारे को रेट जो है कम करना है, ज्यादा करना है। तो सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके डिसाइड करते हैं, हाँ जी हम एग्री करते हैं, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ वेट अगर इस फेवर में जा रहे हैं कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देती है कि ये चेंज नोटिफाई कर दो, ये चेंज नोटिफाई कर दो। अगर कोई चेंज एक्ट से रिलेटेड है तो वो पार्लियामेंट में चला जाता है। अगर कोई चेंज रूल से रिलेटेड है या रेट से रिलेटेड है तो वो गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन निकाल के चेंज कर सकती है। तो जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है। आगे जाके आप पढ़ोगे जीएसटी काउंसिल हर जगह यूज होगा, वर्ड हर जगह हर पूरे लॉ में यूज होगा। वहां लिखा होगा एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बिना, जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के बिना जीएसटी लॉ में कोई भी तरह का चेंज पॉसिबल नहीं है। जीएसटी काउंसिल पे एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि जीएसटी काउंसिल पे एक शॉर्ट नोट लिखो। सबसे पहले आप लिखोगे आर्टिकल 279 में जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया है। मैं इसकी लीगल प्रोविजन बताता हूं आपको, लीगल प्रोविजन क्या है इसका। जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया है आर्टिकल 279 ए में, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 279 ए प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ काउंसिल कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हमारा जो जीएसटी लॉ है उसको लाने से पहले हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया, अमेंडमेंट पास करी गई, और उसमें बताया गया कि अगर जब तक आप जीएसटी काउंसिल नहीं बनाओगे, जब तक आप जीएसटी काउंसिल नहीं बनाओगे, हम आपको लॉ नहीं लाने देंगे। तो 60 दिन के अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, और ये जीएसटी काउंसिल संवैधानिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं? सबसे पहले बताया मैंने आपको, चेयरपर्सन होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया की होती है वो इसकी चेयरपर्सन होती है। उसका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो अगर जीएसटी काउंसिल में 100 बंदे हैं, 50 लोगों ने वोट दिया एक तरफ, 50 लोगों ने वोट दिया एक तरफ, तो चेयरमैन का वोट लास्ट में होता है। अगर चेयरमैन ने वोट दे दिया यस में तो यस डिसीजन हो जाएगा, नो में दे दिया तो नो हो जाएगा। तो चेयरमैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीटिंग के चेयर पर्सन जो होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है या फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उसके बाद एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज रेवेन्यू फाइनेंस का, यानी कि एक स्टेट मिनिस्टर जो फाइनेंस का होता है वो इसमें वाइस चेयरमैन होता है। अक्सर वाइस चेयरमैन इसको बनाया जाता है। उसके बाद हर एक स्टेट का एक मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट होता है, हर स्टेट का। अब कुछ स्टेट तो अपने चीफ मिनिस्टर को यहाँ भेजते हैं मीटिंग के लिए, कुछ स्टेट के डिप्टी सीएम आते हैं, कुछ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, कुछ स्टेट के और कोई
मिनिस्टर आते हैं यहाँ पे, तो हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आता है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने मनीष सिसोदिया को यहाँ पे, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है कि वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड करें। और बहुत सारे स्टेट हैं, बिहार के स्टेट में डिप्टी सीएम आते हैं, या मान लो यूपी के स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। तो हर स्टेट ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी काउंसिल में भेजना होता है कि जाओ स्टेट की तरफ से, पूरी स्टेट की तरफ से यहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दो। वाइस चेयरमैन जो होता है वो आपका बनाया जाता है अक्सर उसी को जो स्टेट का इंचार्ज होता है, मतलब स्टेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर मतलब जो यूनियन मिनिस्टर होता है स्टेट का, उसको बनाया जाता है वाइस चेयरमैन। तो ये हमारे सारे मेंबर्स मिलके, चेयरमैन मिलके हम जीएसटी काउंसिल का निर्माण हमने करा। ये डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे डिसीजन इनके हाथ में होते हैं। जैसे मान लो कोई डिसीजन है रेट को लेके, टैक्स को लेके, टैक्स कितना हटाना है, कौन सा टैक्स हटाना है, तो ये सारा डिसीजन कौन सा टैक्स हटाना है, कौन सा टैक्स नहीं हटाना, ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में हुआ करता है और हुआ करता था। उसके बाद कौन कौन से टैक्स को एग्जम्प्ट करना है, माफ करना है, कौन से ऐसे गुड्स पे, सर्विस पे उनको एग्जम्प्ट करना है, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। उसके अलावा कोई टर्नओवर की लिमिट है 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, या मान लो कोई लिमिट है 20 लाख की, 10 लाख की, कि जीएसटी नंबर लेना है, तो उसकी लिमिट बढ़ाना घटाना ये भी जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। और कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड कोई पावर है, कोई चेंज है, वो भी जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। जीएसटी के रेट के हाथ में जितने भी रेट होते हैं सारे, वो रेट सारे जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। फ्यूचर में पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे या नेचुरल गैस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ये डिसाइड करना भी जीएसटी के हाथ में है, काउंसिल के हाथ में है। और कोई भी मैटर हो जो काउंसिल के जो जीएसटी से रिलेटेड हो, वो सारे मैटर जीएसटी काउंसिल के हाथ में रहते हैं। जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीएसटी लॉ को बनाने में और जीएसटी लॉ को चेंज करने में। बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के कोई लॉ चेंज नहीं होता। आप देखेंगे हर प्रोविजन, फ्यूचर में आप देखेंगे हर चैप्टर में इस जीएसटी काउंसिल का जिक्र आपके चैप्टर में आएगा। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो आपकी अक्सर अलग अलग स्टेट्स में होती है, कई बार दिल्ली में होती है, कई बार असम में होती है, अलग अलग स्टेट में इसकी मीटिंग होती है। अभी तक जीएसटी काउंसिल मेरे हिसाब से जो मुझे याद है 45 बार बैठ चुके हैं, ये 45 बार ये बैठ चुके हैं। जब ये बैठते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है कि कोई नई नोटिफिकेशन आने वाली है, कोई नया बम बड़ा फटने वाला है, कोई नया चेंज आने वाला है, और आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है। जीएसटी काउंसिल कोई भी डिसीजन ऐसे हवा में नहीं लेते हैं, वो ट्रेड्स के, ऑफिसर्स के, डिपार्टमेंट के और अलग अलग लोगों के रिकमेंडेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं, और उनको स्टडी करके फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो आपके अमेंडमेंट आती है वो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में डिसाइड होती है। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसकी मिनट्स भी बनाई जाती है। मिनट्स मतलब उस मीटिंग की जो डिटेल है कि इस मीटिंग में क्या चल रहा है, इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, किसने क्या वोटिंग करी, किसने क्या वोटिंग करी, ये सारी बातें जीएसटी काउंसिल की मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखी जाती हैं। अगर कोई लॉ हमारे को समझ नहीं आता या लॉ मुझे क्लियर नहीं होता, तो हम जीएसटी काउंसिल की मिनट्स ऑफ मीटिंग उठा लेते हैं और उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका इस अमेंडमेंट को लाने का क्या मोटिव है। कई बार होता है कि जैसे हम आपकी नवंबर 22 के बच्चों के लिए हम अमेंडमेंट क्लासेस लेके आएंगे, तो आज 45 मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद जो मीटिंग होगी, बहुत सारी मीटिंग होगी आने वाले टाइम में, उस हर मीटिंग में कोई ना कोई लॉ में चेंज आएगा, वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम इस मीटिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं। इस मीटिंग के बिना हमारा कुछ नहीं, गुजारा नहीं हो सकता। आप लोगों को भी एज ए प्रोफेशनल इस मीटिंग को ध्यान रखना है। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आती है तो कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन आती है वेबसाइट पे, ऑफिशियल गैजेट पे, वहां पे आप देखते रहो कि ये मीटिंग में क्या डिसाइड हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है। वो आपके एग्जाम का पार्ट बनने वाला है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनने वाला है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में धीरे धीरे हम चैप्टर्स में और आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इसका यूज होगा। जीएसटी काउंसिल क्या करती है मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। मैं आपको चैप्टर पे लेके आता हूँ वापस। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो हमने ये कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे। मैं एक बार फिर फटाफट फटाफट आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी आज की क्लास शुरू करूंगा। आज की क्लास को मैं फिर यहाँ पे शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टैक्स इज ए मैंडेटरी चार्ज।
बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमने कहा था कितनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने कहा था डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है, उसके अंदर दो पार्टी होती है, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट होती है, कंज्यूमर होता है और एक सप्लायर होता है, या एक जो टैक्स पे करने वाला होता है, सप्लायर बोलते हैं उसको। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद इनके डिफरेंस हमने पढ़े थे, ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाता है, ये फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे डालता है। इसका उल्टा करते जाओगे तो डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना। फिर हमने पढ़ा था फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे डाल देता है, ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है और ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। ये हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें डिस्कस करी थी। वैल्यू एडेड टैक्स में आज डिस्कस करूंगा, ये मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। अब मैं आता हूं अपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल बार बार आया ये क्वेश्चन, कि कौन कौन से टैक्स हमारे जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं। एक वर्ड हुआ है यूज, सब्स्यूम। सब्स्यूम का मतलब होता है, एक होता है वर्ड मर्ज होना, देखो टेक्निकल वर्ड है, एक होता है मर्ज होना। मर्ज एक सही वर्ड नहीं है, ये सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है सब्स्यूम। सब्स्यूम का मतलब होता है कि सारे टैक्स जो पुराने थे उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, सारे टैक्स का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं, कुछ टैक्स अभी भी बरकरार है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सही वर्ड यूज किया है सब्स्यूम्ड। मतलब कुछ टैक्स मर्ज हुए हैं, कुछ टैक्स अभी भी बचे हुए हैं, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार हैं। जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में मर्ज हो गया, मैं मर्ज वर्ड यूज कर रहा हूं अभी, सही वर्ड है सब्स्यूम। तो सेंट्रल टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है, सर्विस टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है। सीवीडी होता है, सीवीडी मतलब होता है कस्टम काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, स्पेशल कस्टम ड्यूटी, वो जो लगती थी सेल मतलब कुछ सेल करने पे लगती थी। अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो स्पेशल ड्यूटी लगती थी वैट को कॉम्पनसेट करने के लिए, वो सब्सिम हुई है। हाँ, जो आपकी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी है, जो आपकी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी है, वो जीएसटी लॉ में सब्स्यूम नहीं हुई है, वो आज की डेट में बरकरार है, आज की डेट में वो एग्जिस्टेंस में है, आज की डेट में वो सब्स्यूम नहीं हुई। ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुई है, कुछ स्पेशल तरह की काउंटर वेलिंग ड्यूटी हुआ करती थी, वो सब्स्यूम हुई है। सेंट्रल टैक्स सब्स्यूम हुआ है, सेंट्रल सरचार्ज सब्स्यूम हुआ है, ये सारी चीजें जीएसटी में सब्स्यूम हो गई, यानी कि जीएसटी में कन्वर्ट हो गई हैं। ये तो हो गई आपकी सेंट्रल टैक्स की बातें, यानी कि सेंट्रल टैक्स की बातें। जो स्टेट के टैक्स थे वो अलग हैं, सेंट्रल के टैक्स अलग थे। ये आपके वो टैक्स थे जो लिस्ट वन में डिसाइड हुए थे। लिस्ट वन में जो टैक्स थे वो ये सारे टैक्स थे, जो कि हट अब क्या हो गए, जीएसटी में आ गए हैं। उसके बाद स्टेट के कुछ टैक्स थे, जैसे स्टेट का वैट था, स्टेट पे लगता था परचेज टैक्स। हमारे यहाँ पे कोई पंजाब से है? पंजाब में आपको अगर ना पता हो, पंजाब में एक टैक्स था जिसका नाम था परचेज टैक्स। क्योंकि पंजाब जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ज्यादा कंज्यूमिंग स्टेट है, वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम करती है पंजाब पंजाब गवर्नमेंट। तो वहां पे एक टैक्स लगता था पहले, परचेज टैक्स, परचेज करने पे एक टैक्स लगता था वहां पे। वो टैक्स भी जो है वो जीएसटी में चला गया है, उसको टैक्स को वहां से हटा दिया गया है। उसके बाद लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ठीक है जी, लॉटरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। कुछ स्टेट ने एंटरटेनमेंट टैक्स को भी रखा हुआ है, कुछ स्टेट में अभी भी रखा हुआ है, कि वो कहते हैं जी हम मूवी टिकट पे आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लेंगे। वो उस गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रेशन है, बट मैक्सिमम स्टेट ने एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया है। आप देखोगे मूवी टिकट पे सिर्फ जीएसटी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता। स्टेट टैक्स और एडवर्टीजमेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं। जीएसटी में सब्स्यूम मतलब जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। अब ये दो तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल ने खोया है, खोया मतलब ये इनको पहले मिलता था, ये स्टेट ने खोया है। खोया मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स मिला करते थे जीएसटी के आने की वजह से। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमने इतने सारे टैक्स खोए हैं, अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 तरह के टैक्स खो दिए हैं जो हमारे को पहले मिला करते थे हमारी स्टेट को चलाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 तरह के टैक्स खोए हैं। और भी टैक्स है, मैंने एग्जांपल दिए हैं, और भी टैक्स है जो हटे हैं,
मैं एग्जाम्पल के तौर पे 6 और 8 एग्जाम्पल रखे हैं। तो ये सारे टैक्स गवर्नमेंट ने खोए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी हमारे नंबर ऑफ टैक्स तो कम है, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे नंबर ऑफ टैक्स ज्यादा हैं, तो हमारे को अब जीएसटी मान लो, जीएसटी हमारे को जीएसटी का बंटवारा कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमारे को 60% हमें मिलना चाहिए जीएसटी का, और 40% आप रख लो। ये बात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चल रही है कि 60 आप रख लो, 60 हम रखेंगे, 40 आप रख लो। जैसे मान लो अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया 100 रुपीज का, तो 60 रुपए हम रख लेंगे और 40 रुपए आप रख लेना। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रही है, बहुत पुरानी। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को मंजूर नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, उल्टा कर दो इसका। हमारे नंबर ऑफ टैक्स तो कम कम है, बट हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, हमारी कलेक्शन बहुत ज्यादा होती है एक्साइज की। तो वॉल्यूम वाइज देखोगे तो हम ज्यादा बड़े हैं, हमारा टैक्स ज्यादा, हमारा ज्यादा लॉस हुआ है जीएसटी के आने की वजह से। तो हमारे को जीएसटी का 75 हमें चाहिए, 25 आप रख लो। ये बात इनिशियली बहुत देर तक ये बात चली कि कितना किसका हिस्सा होगा। इसी वजह से जीएसटी बहुत सालों तक डिले हो गया, क्योंकि ये हिस्सेदारी सेट नहीं हो पा रही थी किसको कितना परसेंट मिलेगा जीएसटी का। बाद में फाइनली डिसाइड जो हुआ, कौन बताएगा मुझे फाइनली क्या डिसाइड हुआ रेशो? कौन बताएगा क्या रेशो डिसाइड हुआ? मान लो जीएसटी 18% है, तो कितना स्टेट को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा? कोई बताएगा मुझे क्या रेशो डिसाइड हुआ फाइनली? अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो रेशो डिसाइड हुआ 9% सेंट्रल को मिलेगा और 9% स्टेट को मिलेगा। ये रेशो डिसाइड हुआ, 50-50 रेशो डिसाइड हुआ। सबने सही आंसर दिया, मयूर ने, चंचल ने, भरत ने, कि 50-50 रेशो डिसाइड हुआ। चलो ये तो हो गई बेसिक बात। अब मैं आप बात करता हूँ एडवांस वाली। बताओ क्या रेशो डिसाइड हुआ, क्या रेशो डिसाइड हुआ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई? क्या रेशो डिसाइड हुआ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई? कौन बताएगा मुझे? इंटर स्टेट सप्लाई के लिए जो पावर है, बताओ किसके पास है पावर? इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी लगाने की पावर कौन सी गवर्नमेंट को है? कौन आंसर देगा? मयूर ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, चंचल ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी करने की पावर किसको है? लेवी करने की पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को? कौन बताएगा मुझे लेवी करने की पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को? सही आंसर कौन देगा, देखते हैं, लेट्स सी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लॉ बनाने की पावर किसको है, पार्लियामेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को? लॉ बनाने की पावर किसको है? तो चंचल ने बोला लॉ बनाने की पावर तो पार्लियामेंट को है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को है। जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। बट आईजीएसटी को जो लेवी करना है, लेवी एंड कलेक्ट, ये पावर किसको है? ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लॉ बनाना अलग बात है, मैंने बताया था ना, लॉ बनाना अलग बात है, बट उसको क्रियान्वयन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। तो लेवी एंड कलेक्शन की पावर गवर्नमेंट को दी गई है। अब मान लो आईजीएसटी 18% गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी भी कर लिया और कलेक्ट भी कर लिया, इसका बंटवारा कैसे होगा? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक स्टेट है दिल्ली, एक दिल्ली स्टेट है और एक हरियाणा स्टेट है। एक दिल्ली स्टेट है, हरियाणा स्टेट है। दिल्ली स्टेट से हरियाणा स्टेट में कुछ गुड्स गया, कोई गुड्स गया, और बताओ क्या लगेगा, क्या ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? कौन बताएगा? दिल्ली स्टेट से हरियाणा स्टेट में कोई गुड्स गया, तो ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? जल्दी बताइए आंसर, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। बिना पार्टिसिपेंट के क्लास में मजा नहीं आएगा। ये आंसर दिया, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगाने की पावर किसको है? आईजीएसटी लगाने की पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कितनी पार्टीज इंक्लूड है, कितनी पार्टीज इसमें इंक्लूड है? पहली तो इसमें कौन कौन कवर है? दिल्ली कवर है, हरियाणा कवर है। इस ट्रांजेक्शन में 3 गवर्नमेंट इंक्लूड है, हरियाणा, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
बताओ किस किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, कौन बताएगा मुझे किस किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। इस पूरी ट्रांजेक्शन में 3 गवर्नमेंट इंक्लूड है, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा। इस आईजीएसटी का अगर मैं करूं 50-50, क्या इसका बताओ क्या रेशियो डिसाइड है इसका, क्या रेशियो 50-50 होगा या रेशियो डिसाइड अभी नहीं हुआ? कौन बताएगा मुझे, क्या आईजीएसटी का रेशियो डिसाइड हो गया है या होना है? जल्दी, आईजीएसटी का जो रेशियो है वो डिसाइड होना है या हो गया है? ये बातें हम पढ़ चुके हैं बड़ी बारीकी से, एक आर्टिकल में बात लिखी थी, जिसने रिवीजन किया होगा वही इसका आंसर दे पाएगा, बाकी सब गलत बोलेंगे। चंचल कह रही है होना है, और कोई आंसर? हो चुका है, होना है, प्रियल कह रही है होना है। कहां लिखी थी ये बात चंचल, ये बात कहां लिखी थी कि इसका अभी अभी इसका इसका ये डिसाइड होना है, ये बात कहां लिखी हुई थी? चलो जी मैं आपको दिखाता हूं ये बात कहां लिखी हुई थी, आप ध्यान से पढ़ते नहीं है। ये बात कहां लिखी हुई थी मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से। मैं आपका टेस्ट भी ऐसे लेता हूं, मेरा टेस्ट लेने का तरीका भी ऐसे ही है। मैं आपका टेस्ट ऐसे ही लूंगा, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपसे मैं। एग्जाम जैसे एग्जाम देते हो आप, एग्जाम एग्जामिनर जो चेक करता है, ये देखो इस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई थी, बड़े डीपली लिखी हुई थी, किसी ने इसको रिविजन नहीं किया, इसलिए आप इसका आंसर नहीं दे रही बारी। कह रहे थे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई की पावर में जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है, लेवी कलेक्शन की पावर, लेवी कलेक्शन की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लेवी एंड कलेक्शन की पावर, मैं बता रहा हूं आपको, इंस्टीट्यूट बहुत चालाक है, इंस्टीट्यूट आजकल एमसीक्यू में इस तरह की चालाकी कर रहा है, इस तरह की मतलब इस तरह की क्लेवरनेस करेगा आपके साथ। वो बोलेगा जी लेवी कलेक्शन पार्लियामेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, आप बोलोगे पार्लियामेंट करेगा, ठीक है, आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, आप बाहर आके बोलोगे सर मेरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा हुआ है आज, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बट आप जब चेक करोगे अपने नोट्स को तो आप लोगे ओहो ये तो बड़ी सिली मिस्टेक कर दी मैंने। लेवी अलग चीज है और टैक्स बनाने की पावर अलग चीज है। लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, बट टैक्स लगाने की लेवी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहां पे आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गलत आंसर है। अब फिर हमने पढ़ा था इसका जो अपॉर्शनमेंट है, सी आईजीएसटी का अपॉर्शनमेंट है वो यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में होगा, एज द मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन में होगा, शेल बी होगा। पर अभी तक ये नहीं हुआ है, अभी तक आईजीएसटी का जो बता रहा हूं ना 50-50 का रेशो, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इस बात पे स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ा बवाल मचा रखा है अभी। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेस कर दिए हैं कि जी हमारा आईजीएसटी का बंटवारा कब करोगे, आपने इतना ह्यूज आईजीएसटी पिछले 3 साल में कलेक्ट कर लिया है, लेवी भी आप कर रहे हो, कलेक्ट भी आप कर रहे हो, तो इसका बंटवारा हमें कब दोगे, हमारा हिस्सा कब दोगे? हाल हमारे जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने स्पेशली ट्वीट करके और अलग से बीजेपी को बोला कि हमारा आईजीएसटी का हिस्सा कब दोगे। ममता बनर्जी ने बोला मोदी जी को टारगेट करते हुए कि हमारा आईजीएसटी का हिस्सा कब दोगे आप, हमारा जो आईजीएसटी का हिस्सा है वो हमें कब मिलेगा। वो डिसाइड नहीं हो रहा कि कितना रेशो है, रेशो तो भी डिसाइड ही नहीं हुआ। बट हालांकि एग्जाम पर्पस के हिसाब से आप इसको 50-50 मान लेते हो एग्जाम पर्पस के हिसाब से, बट एग्जाम में तो 50 करना ही नहीं है आपको। बट वैसे ये रेशो भी डिसाइड नहीं हुआ, ये इंटरनल मैटर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इससे इसमें हमें एग्जाम में चक्करों में नहीं पड़ना। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी तक आईजीएसटी का कलेक्शन पूरा सीजी को मिलता है, यस अभी तक आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा और मिलता रहेगा, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। मैंने बोला ना यहाँ पे लेवी एंड कलेक्शन दोनों बातें हैं, लेवी एंड कलेक्शन, लेवी भी और कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये रेशो तो चलो बाद में डिसाइड हो जाएगा, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये रेशो 50-50 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि ये रेशो चेंज भी हो सकता है। ये मैटर है, इंटरनल मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें हमें नहीं जाना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 50-50 रेशो है। तो मुझे बताइए ये किन किन गवर्नमेंट को मिलेगा? ये तो क्लियर है 50% सेंट्रल को तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा।
बताओ दिल्ली और हरियाणा में से किस किस गवर्नमेंट को इसका हिस्सा मिलेगा? कौन बताएगा? ज्योति झा कह रही है हरियाणा को मिलेगा। और कोई आंसर? दिल्ली वाला कोई है? दिल्ली वाला कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है दिल्ली को भी मिलेगा? हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। हरियाणा गवर्नमेंट को क्यों मिलेगा? क्योंकि ये क्या है? कंज्यूमिंग स्टेट है, कंज्यूमिंग स्टेट है। हमारा जीएसटी लॉ बोलता है जीएसटी लॉ इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एब्सोल्युटली राइट ज्योति जहा, एब्सोल्युटली राइट। जीएसटी लॉ इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो दिल्ली को तो साइड कर दिया। इस बात से दिल्ली को बड़ी परेशानी हो गई इस बात से। ये एक कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली जैसी बहुत सारी स्टेट हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, जिन्होंने जीएसटी लॉ को आने नहीं दिया, जिन्होंने जीएसटी लॉ को आने नहीं दिया। जीएसटी लॉ की नींव में आपको अभी मैं समझाता हूं नींव कैसे रखी गई। जीएसटी लॉ का मैं आपको देता हूं बैकग्राउंड। थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री की। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के माइंड में एक विचार आया। महात्मा गांधी जी एक बात बोलते थे कि अगर आपके माइंड में कोई विचार आया है और आप उसको विचार को बस छोड़ दिया आपने विचार को, तो वो बेकार है, वो आपका टाइम वेस्ट हो गया। जैसे मान लो कोई सपना आया और गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। वो अलग बात है, सपना सोते हुए आता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। बट विचार आपको जो पूरे दिन करते हो आप, उसको अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं करा तो वो विचार बेकार है, उतना टाइम आपने बर्बाद कर दिया। ये बात महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि वो विचार आया और गया, उतना टाइम आपका वेस्ट हो गया। या तो हाथ के हाथ लिख लो उसको कहीं पे, उसको कागज पे, उस विचार को, या कहीं नोटिंग कर लो, या कहीं कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो उसका फायदा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में विचार आया, अटल जी के मन में विचार आया कि हमारे देश में जीएसटी लाना चाहिए, हमारे देश में जीएसटी को लाना चाहिए। 2000 में विचार आया। ये विचार आने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे देश में जीएसटी तो आएगा, तो मुझे एक कमेटी का गठन करना चाहिए। कमेटी का गठन किया गया, इसका नाम था केलकर कमेटी। केलकर कमेटी का गठन किया गया। ये केलकर जो नाम है, ये एक बंदे का नाम है, केलकर, विजय केलकर। विजय केलकर एक बंदे का नाम है जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे, और उन्होंने कैलिफोर्निया से पीएचडी की हुई थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। काफी स्कॉलर बंदे थे। हालांकि थे वो इंजीनियर लाइन से, पर उनको टैक्स मैटर में घुसाया गया कि भाई टैक्स मैटर क्या। इनको बोला गया इस कमेटी को कि आप जीएसटी पे रिसर्च करो, जीएसटी पे आप अलग अलग कंट्री में जाओ, घूम के आओ और रिसर्च करके आओ जीएसटी पे। 2004 में किलकल कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी या रिपोर्ट दी। इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी कि हमने जीएसटी के बारे में बहुत सारी स्टडी करी है, और हमारी कुछ सुझाव है या हमारे कुछ रिकमेंडेशन है। जीएसटी लाने से पहले इंडिया में कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी में क्या बातें हैं ऐसी, क्या आपकी फाइंडिंग है, बताओ मेरे को। पहले उन्होंने बोला कि हमारे देश में कोर्ट केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमारे देश में एक्साइज के बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं। सर ये कोर्ट केस पहले खत्म होने चाहिए। हमारे देश में कोर्ट केस कम होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, खत्म तो नहीं हो सकते, कम होने चाहिए। तभी हम कोई नया लॉ ला सकते हैं, क्योंकि पुराने केस लॉ चल रहे होंगे तो सारे ऑफिसर पुराने केस लॉ में लगे रहेंगे। जीएसटी इंप्लीमेंट कैसे होगा? आज की डेट में प्रैक्टिकली चैलेंज आ रहा है। जब मैं जीएसटी डिपार्टमेंट जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर थोड़ा टाइम निकाल के ये जीएसटी का केस देख लो। कहते हैं यार छोड़, अभी टाइम नहीं है, अभी हम वैट वाला केस देख रहे हैं, अभी हम एक्साइज के केस देख रहे हैं, अभी हम सर्विस के केस तो पुराने केस के अंदर ऑफिसर उलझे रहते हैं, क्योंकि पुराने जो केस हैं उसके अंदर भी मैटर 3-3 साल चलते रहते हैं। तो केस पुराने चलते रहते हैं। तो उनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि भाई कोर्ट केस को कम किया जाएगा, तभी जीएसटी आ सकता है। दूसरा उन्होंने एक बात बोली, हमारे देश में ग्रैंड लेवल पर ग्रैंड लेवल पर बार्गेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग किसके बीच में? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसने बोला कि अगर ये दो बातें पूरी होती हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें थी बट ये दो मेजर बातें हैं,
अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बड़े लेवल की बार्गेनिंग कर पाए तो ही हमें जीएसटी लाना चाहिए, अदरवाइज जीएसटी लाने का फायदा नहीं है। अब ये बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बार्गेनिंग की वजह से ये जो बार्गेनिंग है, ये बार्गेनिंग नहीं हो पा रही थी आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की, कंज्यूमिंग स्टेट की, ये आपस में बार्गेनिंग नहीं हो पा रही थी कि कौन सा टैक्स किसको मिलेगा, कितना टैक्स किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके कटोरा कटोरा फैलाना पड़ेगा, जी हमें टैक्स दो आईजीएसटी का पोर्शन। तो बहुत सारी बातें थी, ये बार्गेनिंग के चक्कर में 2004 में ये सारा टैक्स फ्लॉप हो गया। इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी, इन्होंने बोला कि मैं जो टैक्स प्रपोज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस देश में जो टैक्स आए वो नेशनल लेवल का टैक्स आए। नेशनल लेवल का मतलब ओनली वन टैक्स। वन टैक्स मतलब नो सीजीएसटी, नो आईजीएसटी, नो आईजीएसटी, क्योंकि पूरे इंटरनेशनली जो हमारा अलग अलग कंट्री है उनमें एक ही टैक्स लगता है। बहुत कम ऐसी कंट्री है जहां पे अलग अलग टैक्स लगते हैं, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग। उन्होंने बोला मैं वन टैक्स को ही प्रपोज करता हूं, तभी हमें जीएसटी लाना चाहिए, अदरवाइज जीएसटी फ्लॉप हो जाएगा। ये बातें करी विजय केलकर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से कि भाई ये मेरी रिकमेंडेशन है, अगर ये बातें पूरी हो जाएं तो जीएसटी लाना चाहिए। जीएसटी को प्रपोज किया गया। उससे पहले 2004 में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई। बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई और उसकी जगह आई हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट। कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया पी चिदम्बरम जी को। पी चिदम्बरम जी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। पी चिदम्बरम जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और 2008-9 की स्पीच में, फाइनेंस स्पीच होती है, फाइनेंस बजट की स्पीच होती है, पी चिदम्बरम जी ने एक बात बोली। अब अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद उन्होंने बात बोली कि मैं चाहता हूं कि देश में जीएसटी आए, क्योंकि इन्होंने केलकर कमेटी को पढ़ा हुआ था, तो ये चाहते थे कि हमारे देश में जीएसटी आना चाहिए। इन्होंने भी एक बात बोली कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में वन टैक्स आए, वन नेशन वन टैक्स। मैं नेशनल टैक्स को, नेशनल लेवल के जीएसटी को प्रपोज करता हूं। नेशनल लेवल के जीएसटी को चिदम्बरम जी ने प्रपोज करा 2008 और 9 में। बात शुरू हुई कहां से? बात शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी से। मोदी जी ने अपनी स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर, तो कांग्रेस ये बोलती थी, राहुल गांधी ये बोलते थे कि जीएसटी को हम लेके आए हैं, जीएसटी तो हम लेके आए हैं, और बीजेपी वाले बोलते हैं जीएसटी हम लेके आए हैं। तो फैसला कैसे हो कि जीएसटी लेकर कौन आए? आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके हिसाब से जो बात चल रही है अभी तक हिस्ट्री के हिसाब से, बताओ जीएसटी को कौन लेके आया है? बीजेपी लेके आई है या कांग्रेस लेके आई है? आपको आंसर देना है। मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे आप कांग्रेस वाले हो, आपको आंसर देना है बड़ा, जो आपको समझ में आया। बताओ जीएसटी को कौन लेके आया है? बीजेपी, सब बीजेपी वाले हैं, सब मोदी भक्त हैं, मिस्टर वाजपेयी। तो कांग्रेस ने एक बात बोली, कांग्रेस ने बोला कि ये जो विचार आया ना आपके मन में, इसको हम मानते नहीं है, हम आपके मन के विचारों को नहीं मानते। हम कहते हैं जी ऑफिशियली, ऑफिशियली जो है जीएसटी को पी चिदम्बरम जी लेके आए हैं, क्योंकि फाइनेंस स्पीच में पहली बार पी चिदम्बरम जी ने इसका जिक्र किया। इससे पहले जो ये बात हुई ना, ये वाली बात हुई सारी, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी। क्या बोला मैंने? ये बात ऑफ द रिकॉर्ड थी। पता, ऑफ द रिकॉर्ड बात की कोई रिकमेंडेशन होती है, कोई इंपॉर्टेंस होती है ऑफ द रिकॉर्ड की? ये बात सारी ऑफ द रिकॉर्ड थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के और कमेटी के बीच में दब के रह गई। ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने से पहले ही बीजेपी की सरकार गिर गई। तो ऑफिशियली तो पी चिदम्बरम जी ये लेकर आए थे। इस बात का मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया पार्लियामेंट में। मोदी जी एग्जाम्पल पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, मुझे तो भगवान ही जानता है वो एग्जाम्पल कहां। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक बड़ी सभा में एग्जाम्पल दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला जी कृष्ण जी की दो माताएं थी, एक माता थी देवकी और एक थी यशोदा। तो बताओ ज्यादा इज्जत, ज्यादा नाम किसका है? ज्यादा नाम किसका है, देवकी का या यशोदा का? कौन बताएगा ज्यादा नाम किसका है? कृष्ण जी की जो माता थी देवकी यशोदा, उनमें से ज्यादा नाम, ज्यादा ज्यादा फेमस कौन है? देवकी ज्यादा फेमस है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है,
या यशोदा जिन्होंने उनका पालन किया है। यशोदा का ज्यादा नाम है। तो मोदी जी ने एग्जाम्पल देके मारा सीधा कांग्रेस के मुंह पर, बोला जी मैं मानता हूं कि ऑफिशियली आप जीएसटी लेकर आए होगे, मैं मानता हूं, अज्यूम करता हूं कि आप, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आप जीएसटी ऑफिशियली लेके आए होगे, बट हम उसको जो पालन है, जीएसटी का जो पालन पोषण है, वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। अब आप बताइए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं कांग्रेस बीजेपी का नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने बोला हम जीएसटी को पाल रहे हैं, तो नाम तो पालने वाले का ही होता है। तो इसीलिए जो आज क्रेडिट लेती है वो बीजेपी गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद जो ये वन नेशन वन टैक्स का फंडा है, ये फ्लॉप हो गया पार्लियामेंट में, ये फ्लॉप हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए एग्री नहीं हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि वन नेशन वन टैक्स पे हम बिलीव नहीं करते। हम अगर वन नेशन वन टैक्स होगा तो इसका लेवी की पावर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। इसकी लेवी और इसकी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ममता बनर्जी जैसी बड़ी बड़ी लीडर्स, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ऐसे बहुत सारे लीडर जो स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया जी हम इस नेशनल लेवल के जीएसटी को नहीं आने देंगे। ये जीएसटी फ्लॉप हो गया 2008 में, ये जीएसटी फ्लॉप हो गया। 2014 में दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट पिक्चर में आई, दोबारा से पिक्चर में आई बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें जीएसटी लेके आना है, जरूर लेके आना है। हम 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं, एक बार तो हम फ्लॉप हुए हैं अनऑफिशियली, और एक बार फ्लॉप हो गई कांग्रेस गवर्नमेंट। 2 बार फ्लॉप हो गए हम। अब ऐसी मूवी बनानी है जो फ्लॉप ना हो, सुपर हिट हो जाए। तो हमारे अमित शाह जी हैं, चाणक्य है हमारे देश के, और हम मोदी जी ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि भाई ये नेशनल लेवल का जो जीएसटी है ना, नेशनल लेवल का जीएसटी, ये लाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। स्टेट गवर्नमेंट इस बात से कभी एग्री नहीं होगी कि पहले टैक्स का लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करे, और बाद में एक हिस्सा दिया जाए। आप देख रहे होगे आईजीएसटी का हिस्सा आज तक बंटवारा ठीक से नहीं हो पाया। स्टेट गवर्नमेंट परेशान है इस बात से। मोदी जी ने बोला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम नेशनल लेवल के जीएसटी को अप्रूव करा लें, क्योंकि अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट की मेजोरिटी भी काम आती है अप्रूवल के लिए। जब तक अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा में नहीं होगा, जीएसटी पास नहीं हो सकता था। तो इन्होंने एक जीएसटी प्रपोज किया, डुअल जीएसटी, डुअल, या फिर इसको बोलते हैं डुअल मॉडल। ये जीएसटी प्रपोज किया, सीजीएसटी सेंटर लगाएगी और एसजीएसटी स्टेट लगाएगी। ये मॉडल प्रपोज किया गया, और इस मॉडल से स्टेट गवर्नमेंट सारी की सारी एग्री हो गई। उन्होंने बोला ठीक है, ये बात ठीक लग रही है हमारे को। बाद में झगड़ा इस बात का हुआ जहां पे हमारे को 2 साल और लग गए, क्योंकि 2016 में अल्टीमेटली ये पारित हुआ। 2 साल और लग गए इस बात पे कि इसका रेशो क्या रहेगा, 50-50 रेशो डिसाइड करने में, और 2 साल टाइम वेस्ट हो गया ये रेशो डिसाइड करने में कि इसका रेशो क्या रहेगा। तो फाइनली डिसाइड हुआ 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का। जब ये जीएसटी लो आया स्टार्टिंग में, तो मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, और वहां पे 70 साल के आसपास की एक अम्मा लड़ाई कर रही थी एक मैनेजर से कि आपने जो बिल बनाया है सर, ये बिल जो बनाया आपने, इस पे आपने 2 टैक्स लगाए हैं। और मैंने तो मोदी जी का भाषण सुना था पहले 30 जून को, उन्होंने बोला था वन नेशन वन टैक्स। ये भाषण अलग चीज है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग चीज है। उन्होंने बोला था वन नेशन वन टैक्स, तो ये आपने 2 टैक्स कैसे लगा दिए? आपने टैक्स लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपने 2 टैक्स लगाया, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप चोर हो, आप कमीने हो, पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगे मैनेजर को। मैनेजर आया हाथ जोड़ के, मैडम ये 2 टैक्स नहीं है, ये जो पुराना सिस्टम से चला आ रहा है, हम तो लैपटॉप जो हमारे सॉफ्टवेयर में आ रहा है वही आपको दे रहे हैं, ये 2 टैक्स नहीं है, टैक्स ये एक ही है, टैक्स एक ही है। इसका बिलिंग लेवल पर हमने बंटवारा कर दिया है, ये टैक्स एक ही होता है। मानी नहीं वो मैडम, कि नहीं नहीं आप चोर हो, झूठ बोल रहे हो, आप मोदी जी की बात नहीं सुनते हो, वन नेशन वन टैक्स होता है, ये आप 2 टैक्स कैसे ले रहे हो? तो हमने बोला, माता जी को बोला, मैडम देखो बात सुनो, ये सही कह रहा है मैनेजर, ये टैक्स दो नहीं है, टैक्स एक ही है। ये एक टैक्स जाएगा मोदी जी को, और एक टैक्स जाएगा
केजरीवाल जी को। इतना समझाया उसको मैंने, वो मान गई। ओहो ये बात है, इनको ये बात समझाने नहीं आती है, एक जगह मोदी जी को, एक जगह केजरीवाल जी को। तो कह रही हाँ अब ठीक, अब समझ में आ गई बात कि ये टैक्स का बंटवारा हाथों हाथ हो गया ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जो टैक्स है हाथों हाथ सेंट्रल के अकाउंट में चला जाता है, सेंट्रल अकाउंट में चला जाता है। ये टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के कोड में चला जाता है और उनको मिल जाता है। तो मेरा जो ये पूरी स्टोरी सुनाने का जो पर्पस था कि मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है कि क्या झगड़ा हुआ आपस में, कब ये विचार आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के माइंड में। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने बोला नेशनल लेवल का टैक्स फ्लॉप हो गया। उसके बाद चिदम्बरम जी आए, उन्होंने बोला वन नेशन वन टैक्स फ्लॉप हो गया। फिर हमारे चाणक्य जी आए, चाणक्य जी ने बोला वन नेशन वन टैक्स नहीं करेंगे, ड्यूअल जीएसटी लेके आएंगे। और ये ड्यूअल जीएसटी हमने कॉपी करा है कनाडा गवर्नमेंट से। कनाडा में जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है। वहां की गवर्नमेंट से हमने इस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो किया है। तो ड्यूअल जीएसटी हमारे देश में लगता है। कोई दिक्कत अभी यहां तक बताइए, कोई डाउट समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी बेसिक बात थी। मैं आपको एडवांस वाली बात पे लेके आता हूं, मैं आपको एडवांस वाली बात पे लिंकिंग के साथ लेके आऊंगा कि कहां पे दिक्कत आ रही है। दिक्कत कहां आ रही है जी? दिक्कत आ रही है यहां पर। कंज्यूमिंग स्टेट ये बोलती है जी टैक्स मेरे को मिले, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बोलती है मुझे मिले। अब यहाँ तीन पार्टी हैं, दिल्ली हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट। हरियाणा बोलती है मुझे मिलेगा, मिलेगा आपको। हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है जी कंज्यूमिंग स्टेट महान है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कोई काम की नहीं है। और हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट महान है क्योंकि पुराने लॉ में एक्साइज में टैक्स लगता था बनाने पर, वैट लगता था जब आप सेल करोगे तो सेल वाली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, पुराने लॉ में ऐसा था। तो दिल्ली की जैसी गवर्नमेंट एक तरह से फैल गई, कहते हैं ना फैल जाना, फैल गई। कह रहे जी हम कई सालों से टैक्स लेते आ रहे हैं बनाने पर, आज आप कह रहे हो नया टैक्स आ रहा है हमारे को टैक्स नहीं मिलेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को क्या मिलेगा? हम तो बड़ा लॉस में आ जाएंगे जीएसटी आने वजह से। हम जीएसटी नहीं आने देंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम आपके पार्लियामेंट में विधानसभा में वोट डालेंगे ही नहीं। ले लो जीएसटी। आपको हैरानी होगी जब जीएसटी लो आया तो वोटिंग हो रही थी जब पार्लियामेंट में, तो जो वोटिंग हो रही थी तो कुछ वोट होते हैं फेवर में, कुछ वोट होते हैं अगेंस्ट में। तो सारे के सारे जो एमपी मौजूद थे पार्लियामेंट में, सारे के सारे पार्लियामेंट के जो एमपी थे उन्होंने फेवर में डिसीजन दिया था। ये बड़ी अचीवमेंट है कि सारे पार्लियामेंट, सारे एमपीज ने फेवर में वोटिंग करी थी कि हाँ जीएसटी आना चाहिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट कैसे मानी, इस बात को मैं समझा रहा हूं, कैसे मानी ये गवर्नमेंट, कैसे मानी, इनको क्या गवर्नमेंट ने ऐसा दिया कि गवर्नमेंट मान गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक छोटी सा एक एक्ट बनाया जिसका नाम है, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया। ये एक्ट बनाया किस लिए? इन गवर्नमेंट को चुप करने के लिए, इन गवर्नमेंट को, जो इन स्टेट्स को, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है जिनको जीएसटी की आने की वजह से और जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज करने की वजह से जो लॉस हो रहा है, हैवी लॉस हो रहा है, ये जो टैक्स है इसका कोई हिस्सा इनको नहीं मिल रहा। इसकी वजह से एक लॉ बनाया गया जिसका नाम रखा गया कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। इस एक्ट में गवर्नमेंट कह रही है जी हम कुछ एडिशनल रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेंगे, हम आपके लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे जी? हम आपके ऊपर सेस लगाएंगे, हम कुछ गुड्स पे सेस लगाएंगे। और सेस होगा जैसे एग्जांपल के लिए टबैको पे होगा, लग्जरी आइटम पे होगा, और ये जो सेस होगा ये अदर देन जीएसटी होगा। जैसे मान लो जीएसटी 18% है तो ये अलग से 1%, ये अलग से 3%, है जो भी परसेंट है ये अलग से लिया जाएगा और इसको एक फंड में डाल दिया जाएगा। इस फंड का नाम होगा कंपनसेशन फंड। इस फंड के अंदर डाल दिया जाएगा, इस फंड का हम यूज करेंगे, इस फंड का यूज करेंगे टू कंपनसेट द लॉस मेकिंग स्टेट।
जिन स्टेट को जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है, जिन स्टेट को जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है, उनको ये फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कंपनसेशन एक्ट जो रहेगा वो 5 साल के लिए रहेगा। मतलब जीएसटी आने की वजह से हमने कहा जी हम आपको अगले 5 साल की इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके आगे के इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम आपको अगले 5 साल तक जो आपको जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है, उसको हम इस कंपनसेशन एक्ट से कवर करेंगे। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के आपस का मामला है, उसका इंटरनल मैटर है उनका, इसलिए ये एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो कंपनसेशन एक्ट आया किस लिए आया ये उन स्टेट को रिकवरी देने के लिए आया जिनको जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है और ह्यूज लॉस हुआ है। तो आपको क्लियर है जी, ये मैंने क्यों बताया, ये पूरी स्टोरी बताने का रीजन था कि मैं आपको इस एक्ट के ऊपर लेके आऊं कि ये एक्ट क्यों आया है, क्यों इस एक्ट को लाया गया। कंपनसेटन, अच्छा बता कौन मुझे बताएगा सेस क्या होता है, सेस क्यों लगाया जाता है, सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस? ये कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस? एनीबॉडी, कोई बताएगा मुझे? What is the difference between tax and cess? कोई भी नहीं है? टैक्स लिया जाता है फॉर जर्नल, टैक्स लिया जाता है फॉर जर्नल पर्पस। चंचल कह रही है सेस का रेवेन्यू के नाम से लिया जाता है और वहीं यूटिलाइज होता है, एब्सोल्युटली राइट। जनरल पर्पस, और इसका जो पर्पस होता है वो स्पेशल पर्पस होता है। बताओ गवर्नमेंट ने अगर कोई सेस कलेक्ट किया है, क्या उस सेस का यूज किसी और काम के लिए यूज कर सकते हो? अगर गवर्नमेंट ने आपसे सेस लिया है, जीएसटी सेस, तो उसका यूज सिर्फ उन स्टेट को देने के लिए यूज होगा जिनको लॉस हुआ है, अदरवाइज गवर्नमेंट उसको यूज नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ने आपसे एजुकेशन सेस लिया है तो एजुकेशन के लिए ही वो सेस यूज होगा। अगर गवर्नमेंट ने आपसे कृषि कल्याण सेस लिया है तो कृषि कल्याण के लिए वो सेस यूज होगा। और गवर्नमेंट ने आपसे लिया है स्वच्छ भारत सेस, तो स्वच्छ भारत के लिए वो सेस यूज होगा। हालांकि टैक्स जो लिया है गवर्नमेंट ने उसका यूज कहीं भी गवर्नमेंट कर सकती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। तो कंपनसेशन एक्ट को लाने का पर्पस था इन स्टेट को, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, इनको जो लॉस हो रहा था जीएसटी आने की वजह से, और भी कई स्टेट को लॉस हो रहा था, उनको कंपनसेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ये आपको मैंने बैकग्राउंड दिया, हिस्ट्री दी जीएसटी के बारे में, जीएसटी लॉ कैसे आया, क्यों आया, क्या बैकग्राउंड है। आज की डेट में आपसे कोई पूछेगा जीएसटी लॉ कौन लेके आया, तो जीएसटी लॉ ऑफिशियली तो कांग्रेस लेके आई थी, बट अनऑफिशियली गवर्नमेंट जो है वो कौन लेके आई थी, बीजेपी इसको लेकर आई थी। और जीएसटी को जन्म देने वाली ऑफिशियली कांग्रेस हो सकती है, बट पालने वाली कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं बैकग्राउंड कि हमारे देश में टैक्स कैसे चलता है। नोट करेंगे आप या देखेंगे क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले हमारे देश में आया एंट्री टैक्स, मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स की। उसके बाद हमारे देश में जो आया वो आया कस्टम ड्यूटी, जो आज भी बरकरार है, आज भी ये टैक्स सब्सिड्यूम नहीं हो। लिख लो इसके आगे, नॉट मर्ज इनटू जीएसटी। ये जो टैक्स है कस्टम ड्यूटी है वो आज की डेट में भी अलग से लगता है, इसको जीएसटी के दायरे में या जीएसटी में इसको मर्ज नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्स है, इसको मर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जो हमारा टैक्स आया हमारे देश में वो आया एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। ये लगता था बनाने पर, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, जो ये हट गया है। सेस का रेवेन्यू के नाम से लिया जाता है, चलो ये तो पहले का आंसर है। उसके बाद आया हमारा सेल टैक्स, सेल टैक्स। सेल टैक्स में कुछ कमियां थी,
बहुत सारी कमियां थी, मैं कमियां आपको बताऊंगा क्या कमियां थी। उस कमियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा, जिसका नाम रखा, क्या रखा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है जी। एक टैक्स और आया हमारे देश में जो बहुत प्रचलित हुआ, सर्विस सर्विस टैक्स। सुना आपने नाम, सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्स हमारे देश में आए। और भी बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, या मान लो एमसीडी टैक्स हो गया, और भी बहुत टैक्स है। मैं बात कर रहा हूं जो आपके काम के, जो आपको समझने हैं। तो ये सारे टैक्स हमारे शुरू हुए, जो हमारा बैकग्राउंड है। सेल टैक्स में कुछ कमियां थी, वैट आया, और वैट में कुछ कमियां थी, तो उसके बाद हमारा आया जीएसटी। वैट में क्या, ये पूरे टैक्स में कुछ कमियां थी, इसलिए आया जीएसटी। वैट में कमियां नहीं थी, पूरे सिस्टम में कुछ कमियां थी, इसलिए वन टैक्स लेके आए, ओनली वन टैक्स लेके आए। तो इसको छोड़कर, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, सारे के सारे टैक्स जो कहाँ चले गए, ये सारे टैक्स जीएसटी में आज की डेट में आ गए हैं। कुछ टैक्स इसमें से सेंट्रल के थे, कुछ टैक्स हमारे स्टेट के थे। तो कुछ टैक्स हमारे सेंटर के और कुछ टैक्स स्टेट के हमारे मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। आज की डेट में कौन कौन से टैक्स हमारे जो हैं वो हमारे बरकरार है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टैक्स बरकरार है। बताइए आपको, क्या स्टेट एक्साइज ड्यूटी हमारा आज भी लगता है? कौन बताएगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बताओ, क्या आज लगता है? लगता। आज की डेट में भी ये टैक्स लगता है, एक्साइज को लगता है। किस पे लगता है? ये अल्कोहल को बनाने पर। क्या आज की डेट में वैट लगता है ऑन सेल ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? क्या लगता है आज की डेट में? यस, आज की डेट में भी वैट लगता है अल्कोहल को बनाने बनाने पर एक्साइज, स्टेट एक्साइज, और बेचने पर स्टेट वैट। ये कौन सा है? स्टेट वैट। ये तो हो गया जी पेट्रोल पर। उसके बाद आ गया, ये हो गया अल्कोहल पर। अब आते हैं पेट्रोल पर। पेट्रोल को बनाने पे लगता है आज की डेट में सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोल। पेट्रोल को बनाने पर क्या लगता है आज की डेट में? सेंट्रल एक्साइज लगता है। और बेचने पर सेल ऑफ पेट्रोल। बताओ क्या लगता है? सेल ऑफ पेट्रोल पे क्या लगता है आज की डेट में? क्या जीएसटी लगता है? नो, जीएसटी लगेगा फ्यूचर में, जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो आज की डेट में जीएसटी काउंसिल डिसाइड नहीं करा, इस पे लग रहा है वैट। तो पेट्रोल पर क्या लगता है? स्टेट सेंट्रल एक्साइज और वैट, जीएसटी नहीं लगता। तो इन दोनों चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल पे भी जीएसटी नहीं लगता और पेट्रोल पे भी जीएसटी लगता। इनके बनाने पर एक्साइज और बेचने पे वैट लगता है। ठीक है जी। ये स्टेट एक्साइज है, ये सेंट्रल एक्साइज। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अल्कोहल पे लगेगा स्टेट का, क्योंकि अल्कोहल स्टेट की थी, स्टेट की है और स्टेट की रहेगी। पेट्रोल सेंटर की है, सेंट्रल की थी और सेंट्रल की रहेगी। मतलब पेट्रोल बनाने पर एक्साइज ड्यूटी ही हमेशा लगेगी। अब बात करते हैं दूसरी आइटम पे। मैं बात करता हूं टबैको पे। टबैको जो होती है, टबैको टबैको जो होती है, टबैको आइटम होती है, पान, बीड़ी, सिगरेट। इसको हम बोलते हैं सिन आइटम। सिन आइटम मतलब पाप के काम। ये पाप वाले काम मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है सिन आइटम है, मतलब पाप वाले काम है। तंबाकू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सारे पाप वाले काम है। गवर्नमेंट कहती है इसके बनाने पे हम लेंगे सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज लेंगे बनाने पर, और इसके बेचने पर हम लेंगे जीएसटी। जीएसटी प्लस सेस। तो आज की डेट में ये भी जीएसटी का ही सेस है, जीएसटी सेस। तो आज की डेट में टबैको पर एक्साइज ड्यूटी लगती है बनाने पर, और बेचने पे लगती है जीएसटी एंड जीएसटी सेस। टबैको पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। टबैको पे आप बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बन जाता है एग्जाम में। एमसीक्यू दे देता है इंस्टीट्यूट
कि टबैको के आज की डेट में टबैको पे कौन सा टैक्स लगता है। तो बनाने पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बेचने पे लगता है जीएसटी एंड सेस। टबैको को जीएसटी के दायरे में लाया गया, बट एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर आज की डेट में भी लगाई जा रही है। कारण क्या है? कह रही गवर्नमेंट वैसे तो लगाते नहीं हम, बट ये पाप वाला काम है, पाप वाले काम की वजह से हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहे हैं। हालांकि इसको जीएसटी में लाने की वजह के बाद एक्साइज ड्यूटी नहीं लगना चाहिए था, किसी भी हालत में लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इस पे जीएसटी ऑलरेडी ले रहे हो। बट गवर्नमेंट ने कहा ये पाप वाला काम है, तो हमने इस पे एक्साइज भी लगानी है और सेस भी लगाना है। दो बातें एक्स्ट्रा लगाई टबैको पे, जो सिगरेट पीते हैं उन पे दो बातें लगाई कि एक्साइज भी लगाएंगे एक्स्ट्रा आपके ऊपर, और आपके ऊपर एडिशनली जीएसटी का सेस भी लगाएंगे, और इस सेस का यूज करेंगे कंपनसेट करने के लिए उन स्टेट को जिनको जीएसटी आने की वजह से लॉस हुआ है। तो सिगरेट पीने वाले बहुत सारा कंपनसेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कंपनसेशन सेस। यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? कोई भी क्वेरी हो आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना जब तक, आप कितना भी रट्टा लगा लो किसी भी लॉ में, किसी भी टेक्स्ट में, आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने के बाद आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे। एनी क्वेरी? कोई भी क्वेरी है जल्दी पूछिए मेरे से। सब क्लियर है? आंसर दीजिए, क्लियर है कि नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर या ऑल क्लियर? सब कुछ क्लियर हो रहा है, दिमाग से उड़ जा रहा है ये? ऑल क्लियर तो नहीं है? विकास सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख लो, अगर बोलो क्लियर नहीं हो रहा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। चलो जी, क्लियर है, ये बात सुन के कि हाँ विकास सर हैं, उनकी शर्म करके लोगों ने बोला क्लियर है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में। कुछ बातें हमारी रह गई थी बैलेंस, उसको मैं आज कवर करूंगा। जीएसटी कंपनसेशन के बारे में मैंने बात कर ली आपसे। ये मैंने बात कर ली आपसे जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है जी। जीएसटी काउंसिल जो हमारी आर्टिकल 279 ए में आती है। इंस्टीट्यूट आजकल एक तरह के नए क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको बोल देगा जी जीएसटी काउंसिल हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस आर्टिकल, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 266 12 ए। तो आपको टिक करना पड़ेगा जी हाँ कौन से आर्टिकल में ये जीएसटी काउंसिल डिफाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, तो आपको आर्टिकल नंबर भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होता है वो मेजोरिटी से डिसाइड होता है, ठीक है जी। और इसका जो कोरम होता है मीटिंग का, वो वन, मतलब कोरम होता है जब आपका 150% बंदे प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपका कोरम हो जाता है। वन हाफ द टोटल नंबर, जितने बंदे प्रेजेंट हैं अगर उनका 50% भी प्रेजेंट हो गया तो कोरम हो जाता है, मतलब आपकी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको रीडिंग कर लेना, जो मैंने बताया बहुत सिंपल सिंपल है। कुछ बातें हमने और पढ़ी थी। हमने पढ़ा था डेफिनेशन, जीएसटी डेफिनेशन हमारे आर्टिकल 366 12 ए में लिखी हुई है। जीएसटी मींस एनी टैक्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है। ये हमारा फाइनल चार्ट हमारे सामने है। जो हमारा जीएसटी आने के बाद हमारे टैक्स लॉ का जो सिनेरियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। आज की डेट में अल्कोहल पे, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर, नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, सेंट्रल एक्साइज लगता है नहीं लगता, स्टेटस लगता है यस, स्टेटस लगता है, वैट लगता है यस, वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोल आइटम पे क्या लगता है आज की डेट में? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है जी, और वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। टबैको आइटम पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज लगता है, क्योंकि ये पाप वाला काम है, क्योंकि ये पाप वाला काम है तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है। हालांकि इस पे लगना चाहिए ओनली जीएसटी, बट पाप वाले काम के होने की वजह से इसको हमने एक्साइज भी लगाया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर सेस भी लगाया है। और जो बाकी अदर आइटम है उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है, ठीक है जी। ये बातें हो गई सारी हमारी जो हमने सीखा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा अच्छा, बताइए आपके घर में बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता?
कौन बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता? यस, आंचल कह रही है लगता है। और कोई आंसर? लगता है। तो मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजना जरा, मैं देखूं जरा कहाँ लगता है। मेरे तो बिल पे लगता नहीं है जीएसटी। मेरे बिजली के बिल पे जीएसटी नहीं लगता। आपके कैसे लगता है पता नहीं। देखा, आप लोगों ने देखा है कभी लगता है जीएसटी बिजली के बिल पे? अच्छा बताओ, क्या हमारे इस पूरे डिस्कशन में कहीं इसका जिक्र हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का कहीं जिक्र हुआ है? नहीं हुआ, कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो यस, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता है, लेवी होता है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या सर्विस है? ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या सर्विस है? हमारा जो डेफिनेशन है गुड्स की, वो लॉ में दी हुई है, हमारे संविधान में दी हुई है। गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल, कमोडिटी एंड आर्टिकल। ठीक है जी, बताओ इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स और सर्विस? चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप सोच के आना कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या सर्विस। सोच के आना, अगली क्लास में हम बात करेंगे, बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या सर्विस है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आज की डेट में उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बट हालांकि उसको एग्जम्प्ट किया गया है, कुछ स्टेट में उसको माफ किया गया है। माफ करना अलग चीज है और लेवी होना अलग चीज है। इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। जीएसटी को जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया, जीएसटी में कवर्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी। बिल्डिंग बताओ, कौन बताएगा? बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जीएसटी के दायरे में कवर होती है कि नहीं होती? बिल्डिंग जितना आपने अभी तक पढ़ा, बिल्डिंग जीएसटी के दायरे में कवर होती है कि नहीं होती? मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के। ऐसे ज्योति कह रही है यस होती है, यस होती है, नहीं होती, यस होती है। बिल्डिंग जीएसटी के दायरे में कवर होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है ये बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा, बट होती है, जीएसटी के दायरे में कवर होती है। तो बाकी चीजें जो मैंने लिखी हैं, अदर, अदर के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, अदर के अंदर सब कुछ आ गया। सब कुछ जगह पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। एल्कोहल पे नहीं होता, पेट्रोल पे नहीं होता, टबैको पे होता है। टबैको पे पाप की वजह से एक्साइज एडिशनली होता है, सेस एडिशनली होता है, और अदर पे जीएसटी होता है। कैसे होता है इसके बारे में धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाली क्लास के अंदर। अगली जो 3 क्लासेस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सप्लाई की, वहां से आपको मजा आना शुरू होगा जीएसटी में। अभी तो हम ऐसे ही थोड़ा सा आपको बस थोड़ी ऐसी बातें बता रहे हैं जहाँ थोड़ी कम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैकग्राउंड है जीएसटी का थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपको शायद मजा भी ना आ रहा हो। नेक्स्ट क्लास में आपको मजा आना शुरू होगा। तो ये दोस्तों हमारी हो गई डेफिनेशन पार्ट। अब मैं आता हूं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसका मैंने आज का क्लास का पर्पस मेन रखा है। मैं आपको थोड़ा सा, अब आपको मैं मेन क्लास पे लेके आ रहा हूँ। जो इस क्लास में जो मेन चीजें सीखनी है आपको, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमारा जो जीएसटी का लॉ है, जीएसटी का जो बैकग्राउंड है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल टैक्स के बारे में। सेल्स टैक्स हमारे लॉ में सबसे पहले हमारे देश में, एक्साइज की बारे में करूंगा मैं आपको कुछ कमियां बता रहा हूं। हमारे पुराने लॉ में कुछ कमियां थी, मैं आपको वो बता रहा हूं कि क्या कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा। क्या कमियां थी जो आपके नोट्स में भी दी हुई हैं, उसको टैली कराऊंगा मैं आपके इस कॉन्सेप्ट से। आपको बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ भी आपको रटना नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में क्या था? सेल टैक्स का था, ऑप्शन था, सेल टैक्स था। तो सेल टैक्स में क्या होता था? जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कुछ परचेज किया, कुछ परचेज किया और कुछ सेल किया। तो मिस्टर ए ने जो परचेज किया, मान लो परचेज किया 100 रुपए का, और इसके ऊपर 10 रुपए का सेल टैक्स दिया, 10 रुपए का सेल टैक्स दिया। तो ये प्राइस हो गया, कितना हो गया प्राइस? 110 रुपए। अब ये जो आइटम है, ये इनको कितने की पड़ेगी? मैं बात कर रहा हूं कॉस्टिंग की। बताओ मिस्टर ए को कितने की कॉस्टिंग पड़ेगी? 100 रुपए की, 110 रुपए की? कौन बताएगा? मिस्टर ए ने कोई आइटम खरीदी 100 रुपए की, उस पर सेल टैक्स लगाया 10 रुपए का, परचेज प्राइस हो गया 110। तो कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी मिस्टर ए को? 110 की कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे
क्या वो अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे? मिस्टर ए अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे या इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे? मान लो उन्होंने प्रॉफिट ऐड करा 90 रुपए, तो ये आइटम हो गई 200 रुपए, हो गया आपका सेल प्राइस। क्या हो गया? 200 रुपए आपका हो गया सेल प्राइस। अब क्या होता था, सेल टैक्स में एक परसेंटेज डिसाइड थी। फॉर एग्जाम्पल 10% डिसाइड है कि 10% का आपको सेल टैक्स लेना है। किस पर? सेल पर लेना है। परचेज से कोई मतलब नहीं है, सेल पर आपको टैक्स लेना है, वो भी कितना? 10% लेना है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या लगाएंगे? सेल टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 200 इंटू 10%। सेल प्राइस पर ये एक टैक्स लगाएंगे। ये हो गया इनका, क्या हो गया फाइनल? ये क्या आपका फाइनल क्या हो गया? ये आपका फाइनल हो गया टैक्स या टोटल पेबल। टोटल पेबल जो उनको कस्टमर से लेना है। ठीक है जी, बात क्लियर है मेरी? अब यहां पे देखो इशू, देखो इस एग्जांपल में क्या इशू है, मैं आपको इशू दिखा रहा हूं। पहला इशू ये है कि ये सेल टैक्स लगता है ओनली गुड्स पर। पहला इशू, ये एक इशू है बहुत बड़ा कि इन्होंने सर्विस को कवर नहीं किया। ये एक पहली कमी है। आई कैन से इट इज अ कमी। कमी है एक छोटी सी। कमी क्यों है? क्योंकि ये गुड्स को ही कवर कर रहे हैं सेल टैक्स वाले, सर्विस को ये कवर नहीं कर रहे। ये एक कमी है क्योंकि हमारा देश अब सर्विस वाला बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे सर्विस कवर होना बहुत जरूरी है, सर्विस को कवर नहीं कर रही। ये पहली कमी है कि सेल टैक्स में गुड्स कवर था, सर्विस कवर नहीं थी। मैं आपको करा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, बाद में जाके आप देखोगे ना जब नोट्स अपने, आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअली करते हैं पहले। पहली कमी हो गई। दूसरी दूसरी कमी यहां पे नजर आती है मेरे को। दूसरी कमी यहां पे नजर आती है मेरे को कि कहीं ना कहीं टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स ऑन टैक्स। कहीं ना कहीं इस 110 में 10 रुपए का टैक्स छुपा हुआ है। 10 रुपए का टैक्स कौन छुपा हुआ है? ये जो टैक्स 10 रुपए का, ये इस कॉस्टिंग में छुपा हुआ है। और मैंने इस सेल प्राइस में भी 10 रुपए का टैक्स छुपा हुआ है, जो कि मैंने कॉस्टिंग बना दिया है। कॉस्टिंग बनाने की वजह से जो ये टैक्स मेरा 20 रुपए आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इसको एक वर्ड देते हैं हम। इसका वर्ड नाम है कास्केडिंग। सुना है आपने वर्ड ये? कास्केडिंग। कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। कास्केडिंग दोबारा बोल देता हूं। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। यहां पे ये जो टैक्स है 10 रुपए का, इनडायरेक्टली यहां पे चला गया और इनडायरेक्टली सेल प्राइस में ऐड हो गया। और सेल प्राइस में जो हमने परसेंटेज निकाला 200%, 200 रुपए का 10%, इसके अंदर 20 रुपए के अंदर कहीं ना कहीं 10%, 10 रुपए का है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कास्केडिंग है। ये हो गई हमारी दूसरी कमी। हमारे सेल टैक्स में, हमारे इस सेल टैक्स में दो कमी निकल कर आई। दो कमी निकल के आई। दो कमियां हैं। पहली कमी तो निकली, गुड्स को कवर करता है। और दूसरी कमी ये सर्विस को, कि ये गुड्स को कवर करता है, सर्विस को कवर करता है। दूसरी कमी हो गई कि ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता है। हम नया सिस्टम लेके आए इंडिया में, इसका नाम रखा गया वैट। हमने कहा जी पुराने सेल टैक्स में कुछ कमियां हैं। अच्छा, पुराने सेल टैक्स के हिसाब से जो हमारे को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो कितना देना है? ये टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। ये कितना डिपॉजिट कराएगा? ये टैक्स डिपॉजिट कराएगा टैक्स पेबल 20 रुपए। ये जो 20 रुपए हैं, ये क्या है? मिस्टर ए क्या है? मिस्टर ए इज अ सप्लायर या सेलर। और सेलर क्या करता है? सेलर कंज्यूमर से 20 रुपए लेता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। इसने कंज्यूमर से ये 20 रुपए कलेक्ट करे, इसने कंज्यूमर से 220 रुपए कलेक्ट करे और उसमें 20 रुपए ये गवर्नमेंट को दे देगा। ये गवर्नमेंट की एक तरह से इसकी लायबिलिटी है। ये इसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा। ये 20 रुपए इसने कस्टमर से एज ए एजेंट ले लिए। कस्टमर, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। गवर्नमेंट ने कहा तू एक काम कर, ये 20 रुपए कस्टमर से ले ले और ये मुझे अगले महीने दे दियो 20 रुपए। तो ये इसकी टैक्स लायबिलिटी हो गई, ये इसको डिपॉजिट गवर्नमेंट को देना है। ठीक है जी।
तो इस सिस्टम का ये हो गया आपका, इस सिस्टम में दो कमियां निकली, इसमें गुड्स कवर है, सर्विस कवर नहीं है, दूसरा इसमें कास्केडिंग इफेक्ट है। अब मैं आता हूँ वैट सिस्टम पे। वैट सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट ने करी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो, नॉर्मल ट्रेडर हो आप, आपने परचेज करा, आपने परचेज करा 100 रुपए का, ठीक है जी, और आपने टैक्स दिया, मान लो आपने इसको बोलते हैं इनपुट वैट, इनपुट टैक्स, इनपुट वैट बोलते हैं। जो आपने परचेज पे टैक्स दिया उसको इनपुट बोलते हैं। तो उस पे आपने 10 रुपए का टैक्स पे करा, और आपकी जो कॉस्टिंग आई वो आई 110 रुपए। ये जो इनपुट टैक्स है ये आपका आगे जाके आईटीसी इस पे मिल जाता है, मतलब इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल जाता है। तो फाइनली बताओ इसको कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी? अगर मान लो मेरे को 10 रुपए रिफंड मिल जाएगा, ये आप मान लो 10 रुपए जो है ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है। तो बताओ मुझे कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी? व्हाट इज द कॉस्टिंग? अगर मुझे सेल करना है तो मेरी कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी? बताइए कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी मुझे? मिस्टर ए को कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी, 110 की या 100 रुपए की? जल्दी बताइए, व्हाट इज द कॉस्टिंग? 100 रुपए, 100 रुपए की कॉस्टिंग पड़ेगी मेरे को। ठीक है जी, मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करा, मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करा 100 रुपए का, ठीक है जी, प्रॉफिट ऐड करा मैंने। ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, एक तरह से मेरा ये सेल प्राइस हो गया, सेल प्राइस। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा वैट, वैट मेरा है मान लो 10% का, 10% कितना आएगा मेरा, ये 20 रुपीज आएगा। ये हो गया मेरा पेबल, द कस्टमर इतना पे करेगा, ये कह सकते हो रिसीवेबल, कस्टमर इतना पे करेगा। अब ये क्या कहानी है इसके अंदर, इसमें अंदर क्या हुआ कि एडिशनली उन्होंने बोला कि पहले क्या सिस्टम था, पहले इसका हमारे को रिफंड नहीं मिल रहा था, परचेज का हमें गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं दे रही थी। गवर्नमेंट ने कहा सेल टैक्स के अंदर परचेज को भूल जाओ, परचेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो आप सेल करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, हमें परचेज से कोई लेना देना नहीं है। वैट में गवर्नमेंट ने कहा यार परचेज भी तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, परचेज के ऊपर भी आप कंसिडर करना चाहिए, तो जो परचेज है उसके ऊपर हमें बेनिफिट मिलेगा। अब वैट में क्या था सिस्टम, अब बताओ ये क्या डिपॉजिट करेगा, ये डिपॉजिट करेगा, ये इसके लिए पेबल है 20 रुपए, पेबल है इसके लिए, और 20 रुपए में से ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कि ये आप रिफंड ले लो, ये आप यहाँ पे मतलब एक तरह से इनपुट ले लो 10 रुपए। तो व्हाट इज हिज नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी कितनी आ गई इसकी, नेट लाइबिलिटी आ गई 10 रुपए। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आपने कमाया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने कमाया है उस पे टैक्स लगा दो। अब मैं आपको चेक करके बताता हूं, देखो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 100 रुपए। तो अगर मैं इसको ऐसे निकालूं 100 इंटू 10%, तो मेरा ये आएगा 10 रुपए। गवर्नमेंट करिए आप 10 रुपए का टैक्स दे दो हमारे को, चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे आप ऐसे निकालो, प्रॉफिट पे आपका टैक्स जो है वो वैल्यू एडिशन पे ही आएगा, बाकी चीजों पे आपका टैक्स नहीं आएगा। इस सिस्टम में क्या अच्छा लगा आपको कि इन्होंने परचेज पे हमारे को बेनिफिट दे दिया, परचेज पे बेनिफिट दे दिया इन्होंने, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, परचेज के ऊपर इन्होंने बेनिफिट दे दिया, ये इस सिस्टम में अच्छी बात है। यहां तक कोई क्लियर है? आपको दिक्कत तो बताइए, एनी डाउट, एनी डाउट? क्लियर है सब कुछ? इस सिस्टम के अंदर पैदा हो गया कि यहाँ पे इनपुट पे हमें टैक्स मिल गया, बेनिफिट मिल गया, तो इसकी वजह से हमारी नेट लायबिलिटी जो पहले 20 रुपए थी वो अब 10 रुपए आई है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लेवल और, इसी एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, अगर ये परचेज मेरी, ये जो मेरी परचेज है इसके अंदर मान लो, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, मिस्टर ए है, इन्होंने कोई गुड्स खरीदा, इन्होंने कोई गुड्स परचेज करा 1000 रुपए का, उस पे इन्होंने जो खरीदा वो खरीदा
मैन्युफैक्चरर से खरीदा और मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी 10% की, क्योंकि इन्होंने खरीदा मैन्युफैक्चरर से। पहले इन्होंने खरीदा ट्रेडर से, अब इन्होंने खरीदा मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगा देता है। तो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा दी, क्योंकि इन्होंने खरीदा मैन्युफैक्चरर से तो एक्साइज ड्यूटी भी लग गई। पहले इन्होंने खरीदा ट्रेडर से, ये खरीदा ट्रेडर से तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी। यहाँ खरीदा इन्होंने मैन्युफैक्चरर से तो उसने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी। अब जो वैट लगेगा, वैट मान लो 5% है, ये किस पे लगेगा बताओ? ये 1000 पे लगेगा और 1100 पे लगेगा। बताओ कौन बताएगा? जो वैट लगेगा वो 1100 पे लगता था, ये 1000 पे लगता था। दोबारा बोल रहा हूँ, जो मिस्टर ए ने खरीदा, पहले इन्होंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, मैन्युफैक्चरर ने लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, तो 1100 पे लगेगा इनका वैट, वो आएगा आपका 55 रुपए। तो आपका ये हो गया 1155। अब बताओ जो इनका ये वैट लगा है, जो इनका वैट लगा है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये वैट लगा है, वैट इज इक्वल टू प्राइस प्लस एक्साइज? क्या कहीं ना कहीं ये 55 रुपए के अंदर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी टैक्स लग गया? क्या हम कह सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स? एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी 5% इनडायरेक्टली लग गया। ये वैट सिस्टम की एक खामी थी। वैट सिस्टम ने एक्साइज ड्यूटी का जो लगा हुआ टैक्स है इसको कंसिडर नहीं करा, इसको इग्नोर कर दिया इसने। इन्होंने बोला जी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर जो वैल्यू निकल के आएगी उसके ऊपर हम वैट लेंगे, तो इनडायरेक्टली प्राइस और एक्साइज के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया, डबल टैक्स हो गया। इसको बोलते हैं डबल टैक्स। डबल टैक्स मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स भी है और डबल टैक्स भी है। पहले आपने 1000 रुपए पे एक्साइज ले लिया, फिर आपने उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट भी ले लिया। तो ये खामी थी हमारे वैट सिस्टम में, ये खामी थी हमारे वैट सिस्टम में। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं एक और। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जो सेल करी है और जो परचेज करी है, मान लो इन्होंने परचेज करी 100 रुपए की, उस पे इनपुट वैट दिया 10 रुपए। ठीक है जी, ये वैट क्या है, रिफंडेबल है। तो कॉस्टिंग क्या आएगी इनको? इनको कॉस्टिंग आएगी 100 रुपए की। एम आई राइट? क्लियर है बिल्कुल? अब ये रहते हैं दिल्ली में, ये रहते हैं हरियाणा में। तो मिस्टर ए ने पहले सेल किया था दिल्ली में, अब इन्होंने जो सेल करा है इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे। मान लो प्रॉफिट है 100 रुपए, ये आ गया 200 रुपए। अब इन्होंने जो टैक्स लगाना है वो आएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स एट द रेट 10%। कितना आ गया ये? 20 रुपए। और फाइनल कितना आ गया? ये आ गया आपका सेलिंग, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट, नेट अमाउंट जो कस्टमर से लेना है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या था? यहाँ पे देखो चैलेंज क्या है, जब यहाँ पे लोकल सेल हो रही थी तो ये टैक्स मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल सेल में जब यहाँ लोकल सेल कर रहे थे आप, लोकल सेल में आप लगा रहे थे, वैट लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था। जब आप सेंट्रल टैक्स लगा रहे हो तो जो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है सेंट्रल टैक्स, CST बोलते हैं इसको, ये आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अब आपको लेस करना है, ये जो वैट है ये आपको लेस करना है 10 रुपए। तो ये लेस करना अलाउ नहीं था। दोबारा बोल रहा हूं, ये लेस करना अलाउ नहीं था पुराने लॉ में, क्योंकि जो आप ये CST पे कर रहे हो ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो, और जो वैट है ये लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है।
तो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स पे किया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स सेट ऑफ नहीं हो सकता था। इसीलिए ये टैक्स सेट ऑफ नहीं होने के कारण 20 रुपए का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। मिस्टर ए पूरा का पूरा 20 रुपए गवर्नमेंट को पे करते थे, क्योंकि वैट का आईटीसी इनपुट ये नहीं ले पाते थे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। तो एक और कमी नजर आई यहां पे, कमी नंबर 3, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आप वैट से पे नहीं कर पा रहे थे। अच्छा बताओ, ये पुराने लॉ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स किसको मिलेगा, दिल्ली को या हरियाणा को? कौन बताएगा? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है ये किसको मिलेगा, दिल्ली को, हरियाणा को? पुराने लॉ में बता रहा हूँ, पुराने लॉ में किसको मिलेगा, दिल्ली को, हरियाणा को? पुराने लॉ में जो हमारा टैक्स था वो ओरिजिन बेस्ड था, तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिला करता था। इसीलिए यहाँ पे इशू था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी ये कमी बताया कि ये सेंट्रल टैक्स का बेनिफिट हमारे को वैट में नहीं मिला करता था। कमी नंबर 3 और कमी नंबर 4 ये थी डबल टैक्सेशन। तो 4 कमियां मैंने आपको बताई। पहली कमी कि भैया एक गुड्स पे लगता है, सर्विस पे नहीं लगता। दूसरी कमी, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। तीसरी कमी, डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट में कमी कि ये सेंट्रल टैक्स का बेनिफिट हमें नहीं देता था। तो ये हमारे टैक्स में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कमियां कहां लिखी हुई हैं, कैसे लिखी हुई हैं, क्योंकि जब तक आपको मैं दिखाऊंगा नहीं आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्या कमियां थी हमारे लॉ में, ये मैं आपको दिखाता हूं। What are the shortcomings in our law? देखो जी, क्या हमारे हमारे को जीएसटी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपके नोट्स का पार्ट है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिए सारे। ये पहली बात, डबल टैक्स था हमारा, वैट ऑन एक्साइज कंपोनेंट। आपको एग्जांपल से क्लियर होगा भी ये, वैट ऑन एक्साइज कंपोनेंट, हमारे एक्साइज कंपोनेंट पे इनडायरेक्टली वैट लग रहा। मेरे एग्जांपल में देखोगे आप, यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्साइज वाले पोर्शन पे इनडायरेक्टली वैट लग रहा था। इसीलिए ये भी एक कमी थी हमारे सिस्टम में, डिफेक्ट था, हमें जीएसटी लाना पड़ा। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी का जो आईटीसी है हमें नहीं मिल रहा था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ मुझे क्या पे करना है, यहाँ मुझे 55 रुपए पे करना है। मान लो मैंने सेल करा है इसको आगे फ्यूचर में, और मैंने टैक्स 100 रुपए का टैक्स बना मेरा, मान लो, अज्यूम कर लो कि मेरा वैट बना 100 रुपए का, तो 100 रुपए मुझे पे करना है, माइनस 55 में कर पा रहा था, बट माइनस ये 100 रुपए है, ये मुझे माइनस करना अलाउ नहीं था, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी सेंटर का है और वैट स्टेट का है। तो एक्साइज का भी मुझे इनपुट नहीं मिलता था, एक्साइज का इनपुट मुझे नहीं मिलता था वैट पे करने के लिए, सिर्फ मुझे इस वैट का ही इनपुट मिलेगा, एक्साइज का मुझे आईटीसी नहीं मिलता था। तो ये भी एक कमी थी हमारे को, एक्साइज का आईटीसी नहीं मिलता था वैट डीलर को। उसके बाद मैंने बताया आपको कि सीएसटी का आईटीसी हमें नहीं मिलता, सीएसटी का हमें आईटीसी नहीं मिलता, ये भी एक हमारे को कमी थी। सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में झगड़ा था, ये भी हमें कमी थी। मल्टीपल टैक्स थे हमारे सिस्टम में, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होने की वजह से ये भी हमारे सिस्टम में कमी थी। और बहुत सारे कंप्लाइंस की वजह से ये भी हमारे सिस्टम में कमी थी। इसलिए हम जीएसटी लेके आए। जीएसटी में आपको ना तो एक्साइज ड्यूटी है, ना सेंट्रल सेल टैक्स है, ना गुड्स पे है, ओनली सर्विस पे, ऐसा भी नहीं है, सब पे लगता है। तो सारी कमियों को जीएसटी में दूर किया गया। कैसे दूर किया गया जी? पहली बात तो नो एक्साइज ड्यूटी, मतलब अल्कोहल को छोड़ दो आप, अल्कोहल पेट्रोल को छोड़ के, अदरवाइज नो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। नो सीएसटी, सीएसटी का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, नो सीएसटी। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल सेल टैक्स पे आपको नहीं मिलेगा, नो सीएसटी का कंसेप्ट, नो एक्साइज ड्यूटी। गुड्स और सर्विस दोनों कवर किए हैं यहाँ पे, खाली गुड्स पे नहीं है, जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस बोथ, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्योर हैं जो कि हमने पुराने सिस्टम को दोनों को कवर किया, और मेजोरिटी ऑफ टैक्स सब्स्यूम हो गए, कंप्लायंस हमारा कम है। तो ये हमारे मतलब एक तरह से बेनिफिट है जीएसटी के,
और ये हमारे शॉर्टकमिंग है पुराने सिस्टम के, जो मैंने आपको एग्जांपल से गिराया। एग्जांपल आपको मैंने दिए हैं सारे, एग्जांपल सारे आप दोबारा से करके देखना, कोई दिक्कत हो मुझे पूछना। तो ये एग्जांपल का पर्पस ये सिंपल ये था कि हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ कमियाँ थी, हमारे सिस्टम में एक शॉर्टकमिंग थी जिसकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर में मोटी-मोटी सारी बातें हो गई हैं। एक बार देख लेते हैं, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है हमारी, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो पूछिए जल्दी, कोई डाउट, कोई परेशानी तो पूछिए मेरे से। आई एम जस्ट टेकिंग योर क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो पूछिए मेरे से। एनी क्वेरी, एनी डाउट? आप लोगों को सबको नोट्स मिल गए हैं? जो मैंने नोट्स पीडीएफ दिए थे आपको, सबको मिल गए हैं पीपीटी और पीडीएफ? आई होप यू गॉट ऑल द जो नोट्स मैंने आप प्रोवाइड करे हैं आपको, हमारी टीम ने भेज दिए आपको। किसी को ऐसा स्टूडेंट है जिसको नोट्स नहीं मिले हैं क्लास के? सबको मिल गए हैं। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको इस चैप्टर में एक मंत्र लिखो, एक वो लिखो, टिप लिखो। इस चैप्टर को रिवाइज करना है इन द लास्ट। पहली बात, इस चैप्टर को लास्ट में रिवाइज करना है। ये हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अभी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऑर्गेनाइज नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड यू दिस नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो भी हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है, मैं आपको आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है? ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपको लास्ट में रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। ये मैंने आपको लास्ट में बता रहा हूँ चैप्टर क्लोज होने के बाद, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इस चैप्टर में से बहुत मुश्किल चांस ऐसे होते हैं कि जो कोई क्वेश्चन आपका रिटर्न में कोई मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा। हालांकि हमें करके जाना है। इस क्वेश्चन को आप, इस चैप्टर को आप से लास्ट में रिवाइज करोगे जब आपका एग्जाम का लास्ट डे होगा, या और अदरवाइज भी जब आप कोई जीएसटी उठाएंगे रिवाइज करने के लिए, तो इस चैप्टर को लास्ट में रिवाइज करना, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्सेप्ट के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट के लिए, बट अदरवाइज एग्जामिनर इस चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता। मैं आपको कोई गुमराह नहीं करूंगा कि आप ये करो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बड़ा टेक्निकली एनालिसिस करता हूँ पूरे आपके एग्जाम के एक एक क्वेश्चन का, और आपके क्वेश्चन आंसर का एग्जामिनर, मैं पास एग्जाम देखता हूँ मैं, और फ्यूचर का ट्रेंड भी देखता हूँ मैं, फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को लास्ट में रिवाइज करना है, ये मेरी आपको एडवाइस है, ताकि आपका टाइम अननेसेसरी चैप्टर में वेस्ट ना हो। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट है। पहली टिप है, शॉर्ट नोट बनाना मस्ट है, क्योंकि जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट कम होगा। इस चैप्टर में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको लास्ट में रिवाइज करना है। और इन आर्टिकल के नंबर आपको याद करने हैं। कोई भी आर्टिकल किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को लास्ट में रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे इसको ध्यान से, कोई क्वेरी है तो पूछेंगे। ये मेरी दो टिप्स हैं जो आपको अपने फ्रंट के पहले पेज पे लिखनी है, इसी पेज पे लिखनी है, ताकि जब आप एग्जाम में रिवाइज करो तो मेरी टिप आपको याद रहे। रिवाइज इन द लास्ट, मेक शॉर्ट नोट, रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट, लिख दो, रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट ओनली। पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज नहीं करना एग्जाम के टाइम पे, सिर्फ शॉर्ट नोट से ही चैप्टर को रिवाइज करके जाना है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना कोई एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर नहीं है ये, एक दो नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है, उसके अलावा एक्सपेक्ट मत करना, इसलिए इसको ज्यादा वेटेज नहीं देनी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देनी, बाकी सब चीजें ठीक है। तो ये मेरी एग्जाम की टिप मैं आपको हर चैप्टर के बाद दूंगा, जो आपको एग्जाम के लिए बड़ी काम आएंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे होते हैं रिवाइज करने के लिए, तो मैं आपको ऐसा कुछ बना के दूंगा कि उस 8 घंटे में आप जीएसटी 2 बार रिवाइज कर लोगे। अगर मेरे हिसाब से चलोगे ना, तो जीएसटी 2 बार रिवाइज कर लोगे आप। हालांकि आपके पास इनकम टैक्स भी होता है, तो मैं आपको ऐसा टाइम बना के दूंगा कि आप 4 घंटे में जीएसटी रिवाइज कर पाओ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ये नहीं चलेगा कि मैंने मेहनत करी है, मैंने बोल दिया, आपने बात खत्म कर दी। अगर आप साथ में मेहनत करोगे तो मैं पूरा का पूरा जीएसटी 4 घंटे में रिवाइज करने का बना दूंगा आपका हिसाब किताब, कि आप 4 घंटे में पूरा जीएसटी रिवाइज कर पाओ। 3 बार आपको रिवाइज करना है जीएसटी को। 3 बार रिवाइज कैसे करना है? एक बार तो आपको करना है क्लास के तुरंत बाद, एक बार करना है 15 दिन बाद, और फिर एक बार करना है एक बार और जब आप टेस्ट वेस्ट देंगे
3 बार तो मिनिमम आपको जीएसटी रिवाइज करना पड़ेगा, उसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। तो 3 बार मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमने कर लिया दोस्तों, ये हमने कर लिया कि विजय केलकर के माइंड में आइडिया आया था, जीएसटी बिल पास हुए थे। इसके बारे में मैं डिटेल में और बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। जीएसटी हमारे देश में आया, हमारे देश में 160 कंट्रीज के ऊपर जीएसटी आ चुका है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई को आया था। 1 जुलाई को जब जीएसटी लॉ आया तो लिखा हुआ था जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। सेक्शन 1 में लिखा हुई थी ये बात हमारे जीएसटी लॉ में। तो हमारी महबूबा मुफ्ती जो है, जो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, वो जीएसटी के लिए एग्री नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल आपने सुना होगा, एक आर्टिकल था आर्टिकल 370। वो आर्टिकल ये बोलता था कि अगर आपको कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर में लेके आना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उसी के बाद कोई गवर्नमेंट वहां पे लॉ ला सकती है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को जीएसटी को अडॉप्ट नहीं करा था। पूरे देश में जब घंटी बजी और मोदी जी ने महबूबा जी को मनाया, मोदी जी ने बोला जी महबूबा जी मान जाओ, आप भी जीएसटी ले लो, जीएसटी ले आओ। तो महबूबा जी को 8 जुलाई को थोड़ी सी अकल आई और उन्होंने 8 जुलाई को जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया। तो 8 जुलाई को एक अलग से एक एक्ट पास हुआ जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर भी जीएसटी आ गया। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब से आया? तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई से आया। पूरे देश में कब से आया? 1 जुलाई से जीएसटी आया। ठीक है जी। अभी तक जो हमारा सबसे पहली कंट्री है हमारे देश में, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जहां जीएसटी आया था। 1954 में पहली कंट्री जो है हमारे वर्ल्ड में, फ्रांस ऐसी कंट्री है जहां जीएसटी आया। अच्छा, कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में जीएसटी है कि नहीं है? कौन बताएगा? इंडिया पाकिस्तान का मैच में जैसे आप इंटरेस्ट लेते हो, ऐसे ही इंडिया जीएसटी में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बताओ, इंडिया में तो जीएसटी आ चुका है, क्या पाकिस्तान में जीएसटी लगता है? कौन आंसर देगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या पाकिस्तान में जीएसटी लगता है? मयूर कह रहे हैं ना। ना क्या होता है ये? नो। एग्जाम में पैसे लेके आओगे? नो। मयूर कह रहे हैं नो। और कोई? पाकिस्तान में जीएसटी लगता है नहीं लगता? अरे ये तो ऐसा इंटरेस्टिंग एरिया आपका, पाकिस्तान को तो नाम सुन के आपको आंसर आना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, आपके एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। पाकिस्तान में जीएसटी लग चुका है इंडिया से पहले। पाकिस्तान में जीएसटी इंडिया से पहले लग चुका है। ठीक है जी। तो टोटल अराउंड 160 कंट्री में जीएसटी लग चुका है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल में दुबई में भी जीएसटी आया है। हमारे इंडिया से 5,000 प्रोफेशनल्स या 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट दुबई एक्सपोर्ट हुए हैं, मतलब दुबई गए हैं। हमारे जब दुबई में जीएसटी आया तो पाकिस्तान के सीए और इंडिया के सीए, दोनों के दोनों सीए पहुंचे दुबई में कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट कराएंगे आपके दुबई दुबई के देश में। तो दुबई गवर्नमेंट ने, जो यूएई गवर्नमेंट है, यूएई गवर्नमेंट ने इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफरेंस दी। प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि इंडिया का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं कनाडा से अडॉप्ट हुआ है और दुबई गवर्नमेंट ने कनाडा के जीएसटी को अडॉप्ट किया है। दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने कनाडा के गवर्नमेंट को जीएसटी, कनाडा का जो जीएसटी है वहां से अडॉप्ट किया है, इसलिए इंडियन सीएस को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और आज की डेट में भी इंडिया के सीए वहां जाते हैं और वहां पे काम करते हैं दुबई में। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं गुड़गांव में प्रैक्टिकल क्लास देता हूँ अपनी गुड़गांव के अंदर। तो गुड़गांव के अंदर एक एक दुबई का स्टूडेंट बैठा हुआ मेरे फ्रंट रो पे। मैंने ऐसी इंट्रोडक्शन लिया कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? उसने बताया सर मैं दुबई से आया हूँ जीएसटी पढ़ने। मैंने कहा स्पेशली आप दुबई से जीएसटी पढ़ने आए हो, इंडिया में ऐसे क्या बात हो गई? तो कह रहा सर मेरा ना यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है इंडिया में और मेरा संडे संडे फ्री होता है, संडे को फ्री होता हूँ मैं। तो मैंने आपका क्लास का देखा, जरा मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे क्लास लेने आया हूँ दुबई। दुबई से आया तो किसी और काम से हूँ, बट मैं संडे को गुड़गांव में ओनली जीएसटी सीखने आया हूँ। मैंने कहा क्यों सीख रहे हो जीएसटी? कह रहे सर जीएसटी इंडिया का अगर मैंने सीख लिया तो दुबई का जो वैट है, दुबई का जो जीएसटी है वो बड़ा आसान है और वहां तो 1 मिनट मेरे को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ का जीएसटी सीख के गया वो यहाँ से, और वहां जाके वो दुबई का वैट इंप्लीमेंट करा उसने।
तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतनी सारी कंट्रीज में जीएसटी लगा हुआ है, तो आपके एग्जाम के बाद भी आप अपना करियर बना सकते हो इस फील्ड में, अगर आप अच्छे से इस कोर्स को करते हो तो ये हमने देखा वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू प्रॉफिट पे टैक्स हम लेते हैं, ठीक है जी, ये आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल कंज्यूमर पे लगता है बर्डन, और ये कास्केडिंग को अफेक्ट करता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसमें आपको रटना कुछ भी नहीं है। ये हमारा फ्रेमवर्क है जीएसटी का। ड्यूअल जीएसटी है हमारा, सीजीएसटी अलग लगता है, एसजीएसटी अलग लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी अलग लगता है, ये आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है जी। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा सब कुछ। जीएसटी कॉमन पोर्टल होता है, ठीक है जी। और ये जो है ना जीएसटी वाला जो है, ये आप पेंडिंग रख दो, इसको लिख दो आप। ये करेंगे डिस्कस हम रिटर्न वाले चैप्टर में, रिटर्न चैप्टर। इस कॉन्सेप्ट को हम और इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में, और इसको भी करेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में। तो ये तो कुछ कंसेप्ट है, मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से मैं एक वर्ड भी आपका छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ कवर कराऊंगा। आप बैठ के मैच कर लो ना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, सब कुछ मैं आपका कवर कराऊंगा। ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये भी मैं आपको कराऊंगा रिटर्न वाले चैप्टर, क्योंकि इसकी कुछ लिंकिंग है, तो वहां पे मैं ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये मैं कवर कर चुका हूँ, ये मैं कवर कर चुका हूँ। बेनिफिट क्या है ऑलरेडी आप पढ़ लेना, वही है। ये मैं कवर कर चुका हूँ दोस्तों सारे, ये मैं कवर कर चुका हूँ। ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना क्यों हमारे देश में अमेंडमेंट आई। ये हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, ये कवर कर चुके हैं, ये कवर कर चुके हैं, ये कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है। एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है जो हम एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने में बिलीव करता हूं। क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, बिना क्वेश्चन कराए मजा नहीं आता। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आज की लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मेरे साथ में आंसर देंगे। मिस्टर अमित ऑफ करोल बाग ऑफ दिल्ली। जब आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ना भी मैं आपको सिखाऊंगा क्लास में। ये दिल्ली का बंदा है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 48,000 रुपीज टू स्वरूप ऑफ लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर भी कहां पर है? दिल्ली में ही है। अमित परचेज सम गुड्स ऑफ रुपीज दिसना। अमित ने कुछ गुड्स परचेज करे इतने रुपए के, और ये इसने इतने रुपए का गुड सप्लाई करे हैं। तो यहां पर ये मतलब लग रहा है कि अमित की ये सेल है, ये अमित की सेल है, और ये अमित की परचेज है। यहां तक क्लियर है? पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज करके आप रब कर सकते हैं एग्जाम में, बट फटाफट आपको रब करना पड़ता है। उसके अलावा आप पेन का यूज नहीं करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये परचेज हो गई, ये हमारी सेल हो गई। कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैं आपको करना सिखा रहा हूं कैसे करना है इसको। कह रहा है टोटल प्राइस चार्ज बाय अमित। हमें बताओ अमित ने टोटल प्राइस चार्ज कितना करना है। पहली बात तो ये बताई उसने। फिर कह रहा है जी हु इज लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी कौन पे करेगा। और लास्ट में है नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। ये तीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल प्राइस चार्ज बाय अमित। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करना सिखाता हूं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करा जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब आप समझ लो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। मेरी जो क्लास की यूएसपी है ना, वो यही है कि मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले तो कहीं भी आप बीच में ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, ये तरीका गलत है। क्वेश्चन नंबर साइड में कभी नहीं डालना, क्वेश्चन नंबर ऐसे कहीं नहीं डालना। क्वेश्चन नंबर डालना है आपको तो डालना है हमेशा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 तो आप डालेंगे ऐसे, आंसर टू क्वेश्चन 30। ये आपका पैटर्न रहेगा हमेशा। बीच में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखने से कई बार
वो क्वेश्चन नंबर स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है एग्जामिनर से, एग्जामिनर गलती कर देता है, तो आपके नंबर कट जाते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे, जहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर, और उसका एग्जामिनर से स्किप हो गया। तो बीच में आपको बड़ा सेंटर में बिल्कुल फ्रेश पेज से क्वेश्चन को शुरू करना है। दूसरी बात, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं टेबल बनाने में। ये टेबल का टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, ठीक है जी। हालांकि टेबल अगर आप बना देंगे, आपका टाइम आपको, अगर आपको प्रैक्टिस है टेबल बनाने की फास्ट में, तो अलग बात है। अदरवाइज टेबल बनाने की आपको ऐसे कोई नीड नहीं। ये मैंने लाइन खींच दी बड़े तरीके से। यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। इसके कोई नंबर नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के कोई नंबर नहीं है। एक धैर्य का, एक पैसे का नंबर भी आपको नहीं मिलता। टेबल बनाने का कोई नंबर आपको नहीं मिलता। मैं आपको सिखा रहा हूं कहां पे आपको टाइम बचाना है, कहां पे आपको टाइम लगाना है। हमारा जो मेन क्वेश्चन अब शुरू होगा, पहला जो पार्ट पूछा है इसने, पार्ट ए, तो मैं यहां लिखूंगा पार्ट ए। पार्ट ए लिखूंगा मैं, ठीक है जी। पार्ट ए में क्या है, वो मुझसे पूछ रहा है टोटल प्राइस चार्ज बाय अमित फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल है, क्या टोटल प्राइस चार्ज करेगा अमित? तो इसकी सेल वैल्यू कितनी है? 48,000 रुपए इसकी सेल वैल्यू है। 48,000 रुपए इसकी सेल वैल्यू है। तो बहुत सिंपल है, आप यहां लिखोगे सेल प्राइस 48,000, फिर यहां लिखोगे आउटपुट, क्योंकि जो सेल होती है, सेल में लगता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है जी? आउटपुट टैक्स आपको कितना है, ये आपका मेंशन नहीं किया हुआ कितना परसेंट है, तो हम अज्यूम करते हैं दिल्ली से दिल्ली गया है टैक्स, दिल्ली से दिल्ली गया है, ये भी दिल्ली में है और स्वरूप भी दिल्ली में है। तो हम तो टैक्स लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, CGST SGST। कितना है जी? 9% और 9%। मैं अज्यूम कर रहा हूं, लॉ में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आपको एग्जाम में रेट ना दिया हो, लॉ में लिखा हुआ है अगर आपको रेट ना दिया हो, तो आप हमेशा 18% अज्यूम करते हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है जी? ये हमारे कानून में लिखी हुई है कि अगर आपको रेट ना दिया हो तो हमेशा आप 18% अज्यूम करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 18% का टैक्स मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो मैं दोस्तों इस पर टैक्स लगाऊंगा। मैं देख लेता हूं एक बार क्या इसका टैक्स लगाने के बाद क्या था। ये आया आपका 4320 तो यहाँ लिखूंगा 4320। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग की टेक्निक। आप सोच रहे हो कि सर आपने अलग दिखाया है, इसको अलग दिखाने की क्या जरूरत थी, आप सिंपल दिखाते 18%। तो आपको मैं दिखाता हूँ मार्किंग टेक्निक। इसका कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000, इसका कोई नंबर आपको इंस्टीट्यूट नहीं देगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका आपको आधा नंबर मिलेगा और इसका आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है जी जो हमने आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी प्रोवाइड, उसका हम आपको नंबर नहीं कोई देंगे भाई। भाई जो चीज क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है 48, तो क्या नंबर देना है? तो इसका आधा नंबर है ये दिखाने का कि आपको ये नॉलेज है CGST का और SGST का अलग टैक्स होता है, इंटरेस्ट सप्लाई पे अलग टैक्स होता है, ये नॉलेज का आपको आधा आधा नंबर मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? उसके बाद आप लगाओगे इसका टोटल। टोटल आपका कितना आएगा, ये लगा दिया इन मैडम ने 56640। इस टोटल का आपको मिलेगा एक नंबर। ठीक है जी, एक नंबर मिलेगा, डिपेंड करता है आधा नंबर मिलेगा एक नंबर मिलेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो यहां लिखोगे आप, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था आपका प्राइस चार्ज बाय अमित। यहां लिखोगे प्राइस चार्ज प्राइस चार्ज बाय अमित। ये हो गया आपका आंसर 1। तो यहां आपको मिलेगा एक नंबर। तो आपका जो ये 2 नंबर है एग्जामिनर इस तरह से देगा। जल्दबाजी नहीं करनी है,
ये मैं आपको मार्किंग स्कीम सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के आपके 2 नंबर इस तरह से हो गए। उसके बाद जो उसने पूछा है कि हु इज लायबल टू पे टैक्स। टैक्स कौन देगा? हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो सिंपल सी बात है, टैक्स कौन देगा? टैक्स इज पेबल बाय अमित, क्योंकि जो टैक्स है वो कौन पे करता है? टैक्स पे करता है आपका सप्लायर। तो यहां लिखोगे टैक्स इज पेबल पेबल बाय द सप्लायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो टैक्स है वो सप्लायर देता है। टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है, टैक्स कलेक्ट करता है सप्लायर और गवर्नमेंट को सप्लायर देता है, दैट इज मिस्टर अमित। मिस्टर अमित जो है वो टैक्स पे करेंगे। टैक्स इज पेबल बाय मिस्टर अमित। अब आप बोलोगे सर अमाउंट दे देते हैं, आपको अमाउंट दे देते हैं कि कितना अमाउंट पे करना है, मत दो भाई, टाइम खराब मत करो। इसने हमारे से अमाउंट नहीं मांगा है, इसने हमारा है हु इज लायबल टू पे टैक्स। अब बोलोगे नहीं, हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम करके दिखाएंगे सर, हमारा मन कर रहा है कि हम बताएंगे कितना टैक्स बनता है। तो हम बताएंगे ये टैक्स बनता है, इसमें से ये माइनस कर दो, जो पूछा है उतना ही आंसर देना है। यही खास बात है हमारे एग्जाम की, जो हम आपको बताएंगे एग्जाम में टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करना। जितना उसने पूछा है उतना आंसर दे दिया, इसमें आपको पूरा पूरा 1 नंबर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि टैक्स कौन पे करेगा, तो इसका जो भी मार्क अलॉट होगा एज पर इंस्टीट्यूट वो आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसका ये है, नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। ये क्या करा इन्होंने, ये आपका सी पार्ट का आंसर है, नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो पहले आपने आउटपुट टैक्स दिखाना है, मतलब सेल पर जो टैक्स है ऑन सेल, ये आपका टैक्स निकल गया सीजीएसटी एसजीएसटी। और जो आपने इनपुट टैक्स है वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा, आप देखो ये थोड़ा थोड़ा कलाकारी है। यहाँ जो 47 200 है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 118 से, तो मेरा ये क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा परचेज प्राइस। कितना आएगा बताना ना, कितना आएगा? अगर मैं 47 200 को, इसमें जीएसटी 18% इंक्लूडेड है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 118 से और इंटू कर दूं 100 से, तो मेरा परचेज प्राइस आ जाएगा। कोई बताएगा मुझे स्टूडेंट कितना आएगा ये? 47 200 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं था। 48,000 में जीएसटी इंक्लूड नहीं था, ये हमारी सेल वैल्यू थी, ये इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था। बट इसी ब्यूटी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। तो ये आएगा 40,000। तो 40,000 पे अब अगर हम लगाएं इनपुट टैक्स, मेरे एग्जाम्पल में जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, मेरे एग्जाम्पल में आपको जो एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाला, जो मैं खरीदता हूँ ये मेरे को आईटीसी मिल जाता है। ये जो मैं खरीदता हूँ इसका मुझे आईटीसी मिल जाता है, तो ये रिफंडेबल होता है। तो ये मैं निकाल रहा हूँ, अभी मैं निकाल रहा हूँ जो मुझे आईटीसी मिलना है। तो इनपुट कितना है, मैंने टैक्स दिया 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। कितना आएगा जी ये 40,000 पे कितना आएगा? 40 पर 9% कितना आएगा? आई थिंक आपने गलत निकाला है शायद, गलत निकाला है आपने। किसने गलत निकाला? 40 नहीं आएगा, ये 47 200 डिवाइडेड बाई 18% गलत निकाला है। किसी कोई और निकालेगा? हाँ नहीं, सही निकाला है आपने। तो ये आएगा 3600 प्लस 3600, ये आपका हो गया इनपुट क्रेडिट। तो ये मैंने कैलकुलेशन करी है, जो इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है इसके कैलकुलेशन के, कोई मार्क्स नहीं है। ये हम अज्यूम करते हैं कि इतनी कैलकुलेशन तो बच्चों वाला खेल है, इसके कोई नंबर नहीं होंगे। बट हाँ, इसके नंबर होंगे जो आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। आपने क्या करना है, इनपुट को लेस, जब आपने इनपुट को लेस करा तो आपने सीजीएसटी का अलग पोर्शन दिखाया, एसजीएसटी का अलग पोर्शन दिखाया, और ये आपका आ गया बैलेंस नेट आईटीसी, जो आपको अमित को पे करना है, नेट आईटीसी जो अमित को पे करना है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में आपको ये निकालने का कोई
आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा और ये निकालने का आपको 1 नंबर मिलेगा। सॉरी, आधा नंबर यहाँ, आधा नंबर यहाँ और आधा नंबर यहाँ मिलेगा, ये नेट निकालने का। तो बेसिकली इस तरह से एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम रहती है दोस्तों। एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम रहती है, आपको ध्यान से एक-एक स्टेप मार्किंग आपको चुरानी है। स्टेप मार्किंग से आपकी बात बनेगी। अदरवाइज़ आप मार्किंग में अगर गलती कर दोगे तो आपके नंबर नहीं आएँगे। दोस्तों मेरी तरफ से ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 3 क्लास में कवर किया है हमने इसको। इस चैप्टर में मैंने कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, आपका नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझे आप क्वेरी पूछिए। और इस क्लास को ओवर होने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर के क्लोज़ होने के बाद, मुझे प्लीज़ ईमेल कीजिए। मैं आपको अपनी गाइडलाइन दूँगा, कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, क्या आप कम लिख रहे हो, कैसे आपकी प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक गाइडेंस दूँगा बेसिक लेवल की, और ताकि आप नोट्स आने वाले क्लास चैप्टर के नोट्स बेहतर बना पाएँ, तो प्लीज़ मुझे अपनी नोट्स को आज या कल में ईमेल या व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं आपके नोट्स को रिव्यू कर पाऊँ। इस क्लास में कोई आपकी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है? कोई भी कन्फ्यूज़न आपको डाउट हो बताइए मुझे। क्लियर हुआ आपको चैप्टर? कॉन्सेप्चुअली आपको लगा कि हाँ भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या कुछ हमें लगता है कि हमें और थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए। एवरीथिंग इज़ फाइन? ये चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, बट नेक्स्ट क्लास से आपको जीएसटी में इंटरेस्ट आना शुरू होएगा। सप्लाई चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, परसों करेंगे नेक्स्ट क्लास हम विद अ न्यू चैप्टर सप्लाई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हमने आपको कराया है उतना रिवाइज करके आप आना, और नोट्स बना के लाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ताकि नेक्स्ट क्लास से हमारा रियल में हमारा स्कोरिंग चैप्टर शुरू होने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से हमें करना है। तो लेट्स वाइंड अप टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।